हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मेरे पास कुछ मैसेजेस आए थे कि सर क्लास 12th स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी ब्रिक्स बीट्स और बोन्स वाला चैप्टर, खासकर एनसीईआरटी वाला समझ में नहीं आया है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम हैं। और आज हम एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन ईच सेगमेंट को बहुत डिटेल में क्लियर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ये जो चैप्टर है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, ये कितना अच्छे से हम अपने लेवल पे समझ पाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है, ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई डाउट नहीं है। एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को क्लास 12th के सिलेबस में सबसे पहले आपको फेंक के मारा है। तो अगर आपका ये चैप्टर पे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है तो बाकी की जो पहली थीम की और चैप्टर्स हैं, जैसे सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और जो दूसरी बुक है, उस पर भी आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो मेन चीज़ हमारा ये है कि हमें सबसे पहले इस चैप्टर पे कॉन्फिडेंस डेवलप करना है और उसके लिए हमें एनसीईआरटी की लाइन समझनी है, क्योंकि बोर्ड में एनसीईआरटी की लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। दूसरी चीज़ ये है, सीयूईटी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और वहाँ पे जो सीयूईटी या एनटीए आपको एमसीक्यू के फॉर्म में जो क्वेश्चन देगी, उसमें मेजर रोल एनसीईआरटी का है। मेजर रोल एनसीईआरटी का है, अच्छे से बात को समझ लो। अब तीसरी बात ये है कि हमें इसको पढ़ना कैसे है। हमें एनसीईआरटी की सबसे पहली जो रीडिंग है वो डीप अंडरस्टैंडिंग वाली हो, उसके बाद हम ये अपने आप को बता पाएंगे और हम अपने आप को कैपेबल कहीं ना कहीं देख पाएंगे कि भाई एक थॉरो रीडिंग करेंगे तो एनसीईआरटी हमारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज है, चाहे आप क्लास 12th में अभी आए हो या फिर आपने क्लास 12th के एग्ज़ाम दिए हैं और आप सीयूईटी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, तो दोनों केस में एनसीईआरटी की जो रीडिंग है बहुत अच्छी वाली रीडिंग आपसे एक्सपेक्ट करी जाती है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है आपका ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। जैसे ही चैप्टर की स्टार्टिंग होती है वैसे ही आपके सामने ये एक सील है। ठीक है, अब इस सील्स में आपको कुछ लिखा हुआ दिखेगा अजीब व गरीब सा, और एक जानवर दिखेगा, तो इसको हम बोलते हैं सील। और ये जो सील है, इस सील को हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के अलग अलग साइट्स में हमें काफ़ी सारे मिले हैं। सील का जो मेजर जो यूज़ है वो कम्युनिकेशन के लिए होता है, ये हमें समझ में आता है। लेकिन मेन चीज़ इसमें ये है कि इसकी जो इमेज है वो अपने आप में काफ़ी हिडन मीनिंग को लिए हुए है और जिसको हम नहीं समझ पाते। तो सील्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो सील्स के लिए हमें तीन चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात, इसमें आपको कोई ना कोई जानवर के साइन मिलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं एनिमल मोटिव, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो राइटिंग है, ठीक है, ये राइटिंग जो है इसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफिक राइटिंग। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है इसकी। अब इस स्क्रिप्ट की खास बात ये है कि इस स्क्रिप्ट को हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम इसको नहीं पढ़ पाए, सो दिस इज़ अनडेसिफर्ड। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है हमें समझ में आती है कि इसकी जो राइटिंग है, आप देख सकते हो इसकी राइटिंग, जैसे यहाँ से अगर हम देखें राइट से पढ़ना शुरू करें तो हमें इतना समझ में आता है कि एक्चुअली लास्ट में यानी कि लेफ़्ट में आते आते इन्होंने थोड़ा सा पिचका पिचका के लिखना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि इसकी जो राइटिंग है वो राइट टू लेफ़्ट राइटिंग थी। और इस टेक्निक को हम बोलते हैं बोस्टोफिडॉन। क्या बोलते हैं उसको? बोस्टोफिडॉन। तो ये जो है मेन चीज़ हमें समझ में आती है हड़प्पन सील की। चौथी जो चीज़ है जो हमें समझनी है, सील को बनाने के लिए ये लोग स्टेटाइट का यूज़ करते थे। ठीक है, स्टेटाइट नाम का एक पत्थर है, इसका यूज़ करते थे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये जो सील है ये हमारे लिए बहुत बड़ा मेजर सोर्स है। दिस इज़ अ मेजर सोर्स टू नो अबाउट द एंशिएंट सोसाइटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब समझने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये क्या क्या है, इसके कुछ मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले तो हम इसका एक बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन,
ठीक है। पहली बात तो इसके जो नाम है उसका नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों है, देखो आर्कियोलॉजी का एक बहुत बड़ा रूल है कि जब सबसे पहले कोई साइट मिलेगी किसी भी सिविलाइजेशन की, उसी के नाम पे पूरी की पूरी साइट को हम नाम दे देंगे। तो सबसे पहले जो साइट है हड़प्पा हमें मिलती है पाकिस्तान में 1921 बाय द एफर्ट्स ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी। ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा कि ये सिविलाइजेशन जो है, इस सिविलाइजेशन में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडस वैली के पास है मेजर चीज़। हमें सिविलाइजेशन में बहुत सारे सील्स मिले। मैंने बताया सील्स आपको स्टेटाइट पत्थर से मिलते हैं। इसमें हमें एनिमल मोटिव देखने को मिलते हैं। ये जो स्क्रिप्ट है अनडिसाइफर्ड है, ये सारी बात हम कर चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आर्कियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। भले ही हम इसको ना समझ पाए हों, लेकिन हमारे लिए इंडस वैली के सोसाइटी को, कल्चर को समझने के लिए एक मेजर सोर्स है। ठीक है। देखो इंडस वैली हो या कोई भी एंशिएंट सिविलाइजेशन हो, उसको समझने के लिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्सेज होते हैं वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके मटेरियल रिमेन्स। तो मटेरियल रिमेन्स में ही काउंट होता है ये सील। ठीक है। तो इंडस वैली को समझने के लिए, क्योंकि हमारे पास स्क्रिप्ट तो हम डिसाइफर नहीं कर पाए, तो इसीलिए सील्स का बहुत इंपॉर्टेंस है ताकि हम इसको समझ पाते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली भी बोलते हैं। हड़प्पा जो वर्ड है सबसे पहले जो सिविलाइजेशन खोजी गई थी, जो साइट खोजी गई थी उसके बेसिस पे है। ठीक है। टाइमलाइन इसकी बहुत पुरानी है। देखो हिस्टोरियंस अलग अलग इनके पर्सपेक्टिव्स हैं, लेकिन मोटा मोटा माना जाता है कि ये 6000 BC से, ठीक है, 1300 BC के बीच की ये सिविलाइजेशन है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ज़्यादा जो ग्रोइंग फेज़ है वो है आपका 1900 BC टू 1300 BC। अब यहाँ पे ये जो फेज़ है, ठीक है, इस फेज़ में हमने देखा हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होगा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम किस किस अलग डोमेन में आगे पढ़ने वाले हैं, ताकि हमें क्लियर हो जाए हड़प्पा सिविलाइजेशन के अलग अलग कौन कौन से स्टेजेस रहे हैं। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हम पढ़ते हैं 3 अलग अलग स्टेजेस में, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 इज़ नोन एज अर्ली हड़प्पन पीरियड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अर्ली हड़प्पन पीरियड। और हिस्टोरियंस के अलग अलग इसमें पर्सपेक्टिव है, लेकिन मोटा मोटा माना जाता है 3300 BC से लेके 2600 BC के बीच में ये जो सिविलाइजेशन है, यहाँ पर इसका इनिशियल स्टेज था। इंडस वैली का ये इनिशियल स्टेज है। यहाँ पर ये लोग ग्रो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, आपका ट्रेड का ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन अर्बनाइजेशन का ग्रोथ अभी आपको नहीं देखने को मिलेगा उस लेवल पे। उसकी ग्रोथ शुरू होती है आपकी दूसरा जो फेज़ है इसका, मैच्योर हड़प्पन पीरियड। ठीक है, मैच्योर हड़प्पन पीरियड। और इसकी जो टाइमलाइन है वो है आपके 2600 BC से लेकर 1900 BC। और इसी को हम बोलते हैं ग्रोथ फेज़। और इस ग्रोथ फेज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका ट्रेड और कॉमर्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका अर्बनाइजेशन। ठीक है, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैसिनेटिंग चीज़ है इंडस वैली को समझने के लिए वो इसका अर्बनाइजेशन। तीसरा जो स्टेज है इसको हम बोलते हैं लेट हड़प्पन पीरियड। और इस टाइम पीरियड पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का कहीं ना कहीं डिक्लाइन शुरू हो जाता है, और विच इज़ स्टार्टेड फ्रॉम 1800 BC ऑनवर्ड। और क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि यस दिस सिविलाइजेशन एट दैट टाइम वॉज डिक्लाइनिंग। ठीक, तो ये मेजर हमें बाइफर्केशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 स्टेजेस में हम समझ सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आने के बाद हम बढ़ते आगे। जो अपनी दूसरा पेज है, अब इसमें हमें जो देखने को मिलेगा दैट इज़ द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग की हमने बात की इंडस वैली सिविलाइजेशन की रिगार्डिंग। हिस्टोरियंस मानते हैं कि 7000 BC ऑनवर्ड, ठीक है, या 7000 BC के आसपास के हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंसेस हो सकते हैं। अब ऐसा हमें कैसे पता चलता है, तो इसके लिए हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइट है वो है आपकी मेहरगढ़। और मेहरगढ़ साइट आपको कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी आपको पाकिस्तान में। और ये जो साइट है ये नियोलिथिक साइट है। ठीक है, और नियोलिथिक साइट है, प्लस यहाँ पर हमें ब्रॉन्ज यूज़ के एविडेंसेस मिले हैं।
ठीक है, ब्रॉन्ज टूल यूज के एविडेंसेस मिले हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेसेस 7000 BC तक हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू नो दैट कि यहाँ पर मेच्योर हड़प्पन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज़ है वो है आपका मेच्योर हड़प्पन पीरियड, और यही जो फेज़ है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच टॉक्स अबाउट वेरियस सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होने के बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। इसका मतलब वो है कि ये लोग खाते क्या थे, सीधा सीधा सा मतलब है वॉट एवर देयर डाइट और द डाइटरी प्रैक्टिस वी नीड टू नो। और डाइटरी प्रैक्टिस को समझने के लिए हमें यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ती है दो मेजर आर्कियोलॉजिस्ट के ग्रुप्स की, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हैं आर्कियो बोटानिस्ट एंड आर्कियो जूलॉजिस्ट, ठीक है। तो डाइटरी प्रैक्टिसेस के बारे में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं टू ग्रुप ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, जिसको पहले जो है आपके आर्कियो, ठीक है, बोटानिस्ट, आर्कियो बोटानिस्ट, और दूसरे हैं आर्कियो जूलॉजिस्ट। अब दोनों की जो रिसर्च है, एक बात करते हैं प्लांट बेस्ड जो फाइंडिंग्स हैं कि भाई प्लांट बेस्ड ये जो चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें उगाते थे, क्या क्या चीज़ें खाते थे, और दूसरी है एनिमल बेस्ड। अब एनिमल बेस्ड में हमें ये बात क्लियर होने वाली है कि सबसे पहले तो ये लोग सिर्फ एनिमल को एज अ मीट यूज़ नहीं करते थे, बल्कि एनिमल बेस्ड जो आपके डाइटरी प्रैक्टिसेस है उसमें आपका डेयरी भी आता है, और डेयरी के साथ साथ आपका मीट भी आता है। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है हमें देखने को मिलता है, ठीक है, अर्ली हड़प्पन कल्चर, दीज कल्चर ऑल्सो शेयर सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वाइड रेंज ऑफ प्लांट। तो आर्कियो बोटानिस्ट ने हमें बताया और आर्कियो जूलॉजिस्ट ने हमें बताया एनिमल बेस्ड के बारे में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो, अब देखो डाइटरी प्रैक्टिसेस को हम क्यों पता चल रहा है, हमें क्यों डिस्कस करना डाइटरी प्रैक्टिसेस। डाइटरी प्रैक्टिसेस से हमें इनका, ठीक है, सोशियो प्लस इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस के बारे में बहुत अच्छी खासी क्लैरिटी आएगी। तो हमें पता करना है कि एक्चुअली ये लोग क्या खाते थे। जब हमें पता चलेगा कि ये लोग क्या खाते थे, इनकी फूड हैबिट्स क्या थी, तब हम ये भी पता चल कर पाएंगे कि एक्चुअली ये लोग किस तरीके की एग्रीकल्चर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहे होंगे। सो इसको जानने का जो मेन पर्पज़ है वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन समझने की बात है दैट इज़ हमारे पास है, ठीक है। अब ये लोग क्या क्या खाते हैं, पहला हमने डिस्कस करना था प्लांट बेस्ड। तो देखो प्लांट बेस्ड में एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, ठीक है, वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपिया, सेसमे, मिलेट्स एंड ये जो है राइस, ये दोनों रेयर केसेस में हमें इसके एविडेंसेस मिले हैं। लेकिन हड़प्पन लोगों का जो मेन प्लांट बेस्ड आइटम था वो वीट और बार्ले था। अच्छा, क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि मेसोपोटामिया के लोगों का मेन बार्ले था, बट इंडिया में इनका जो मेन फूड है वो वीट है, यानी कि गेहूं है, ठीक है। वैसे ही आर्कियो जूलॉजिस्ट की हेल्प से हमने एनिमल बेस्ड और एनिमल बोन्स हमें मिले हैं हड़प्पन साइट से, जिसमें कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग, ठीक है। स्टडीज़ जो आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं वो हमें बताते हैं कि ये लोग देखो इन, अब आर्कियो जो जूलॉजिस्ट हैं वो बताते हैं कि एनिमल बेस्ड भी दो तरीके के हैं। एक तो जिसको ये डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, जिसको ये डोमेस्टिकेट कर रहे हैं यानी कि पाल रहे हैं, और दूसरे हैं जंगली जानवर, ठीक है, फॉरेस्ट और वाइल्ड स्पीशीज़। तो हमें दोनों कैटेगरी के बारे में आर्कियो जूलॉजिस्ट बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास जैसे कि ये जो मैंने बताया गोट, बफेलो, ठीक है, गोट, बफेलो, पिग, कैटल, शीप, ये तो है आपके डोमेस्टिकेटेड वाले, इनको ये पालते थे। दीज आर द डोमेस्टिकेटेड वन, ठीक है, इनको ये पालते थे। इसके बाद ये वाले जो है वाइल्ड स्पेशीज़ में हमें कुछ मिले हैं, जैसे कि आपके हो गए बोअर, डियर, घड़ियाल। अब ये है हमें मिले, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग शिकार भी करते होंगे, हंटिंग इनकी प्रैक्टिसेस रही होगी, क्योंकि वाइल्ड स्पेशीज़ को कंट्रोल करने के लिए या उनको अपने फूड हैबिट्स में शामिल करने के लिए इनको स्ट्रगल करना पड़ता होगा, ठीक है। इसके अलावा हमें थोड़े बहुत एविडेंसेस मिले हैं फिश और फोके भी, ठीक है। तो बहुत सारे साइट्स से हमें पता चलता है कि ये लोग फ़िश को एज अ
फूड यूज़ करते थे, खासकर वो एरिया जो सी के आसपास में है, जैसे कि ये आमरी नाल वाला एरिया हो गया, ठीक है, ये कोट दीजी वाला एरिया हो गया। तो कुल मिला के बात ये है कि बहुत वाइड रेंज ऑफ फूड और इनका फूड हैबिट्स रही हैं, जैसे कि हमें देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं, ये है आपका नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू टॉक अबाउट देयर आर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जैसे कि मैंने कहा कि जब हमें पता चल जाता है कि इनकी जो है फूड हैबिट्स क्या है, तो हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि ये लोग एग्रीकल्चर करते होंगे। देखो, इनका जो मेन काम है या मेन ऑक्यूपेशन है, नो डाउट वो एग्रीकल्चर है, ठीक है। मेन इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर है, क्योंकि हमें टेराकोटा बुल हमें बहुत जगह मिला है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसके बारे में जो हमें समझनी है वो ये है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में हमें जब पता करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इनकी सोशियो इकोनॉमिक लाइफ किस तरीके की रही होगी। तो हमें बहुत बड़े लेवल पे जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, प्लग लैंड्स के हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। इसके साथ साथ इसमें हमें एक बात बहुत कंफर्म है, जैसे कि हम टेराकोटा बुल को देखते हैं, बुल इनका, ठीक है, बुल इनकी एग्रीकल्चर का मेन पार्ट रहा होगा, ठीक है। तो बुल के बारे में हमें पता चलता है कि बुल और बुलॉक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी, इसका ये यूज़ करते होंगे, और बाय वुडन जो है आपका हल, जो उनका हल था जिससे जोतते थे वो वुडन का यूज़ करते थे, ठीक है। इसके साथ साथ हमें देखना ऑक्सन वर यूज फॉर प्लोइंग, मेन चीज़। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो हैव बीन फाउंड एट द साइट ऑफ चोलिस्तान एंड बनावली। चोलिस्तान और बनावली यानी कि हरियाणा का जो साइट है, बनावली हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तो एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो बनावली से हमें ये टेराकोटा बुल बहुत सारे मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इनका जो एग्रीकल्चर है उसमें बुल का बहुत इम्पोर्टेंस रहा होगा, ठीक है। इन सबके साथ साथ आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी फाउंड करा है कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य यानी कि जुते हुए खेत हमें मिले हैं राजस्थान के कालीबंगन से, ठीक है। इन सब के साथ साथ जो एक और चीज़ जो हमें मिलती है वो है, ये लोग जो खेती करते हैं वो करते हैं 2 सेट्स ऑफ फरोज, ठीक है। 2 सेट्स ऑफ फरोज का मतलब ये होता है कि एक खेत में, ठीक है, 2 क्रॉप्स वंस एट अ टाइम, 2 क्रॉप्स वंस एट अ टाइम। तो ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमें और जो चीज़ देखने को मिलती है वो है आपका वाटर को स्टोर करने के लिए हमें एक पिक्चर दी है एनसीईआरटी में, वो है धौलावीरा की। लेकिन कैनाल के ट्रेसेस हमें मिले हैं, वो मिले हैं हमें अफ़गानिस्तान से यानी कि शौरतुगही से, ठीक है। तो कैनल का यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी है। टूल्स फॉर हार्वेस्टिंग हमें देखने को मिलता है, ठीक है। वी हैव नंबर ऑफ टूल्स ऑफ हार्वेस्टिंग एज वेल, ठीक है। इसके साथ साथ हमें वुडन हैंडल्स मैंने बताया आपको। और हड़प्पन साइट्स जो सेमी एरिड लैंड में लोकेटेड थे, यहाँ पे इरिगेशन की बहुत इंपॉर्टेंस रही होगी, इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें शौरतुगही अफ़गानिस्तान से खेतों को जोतने के लिए कैनाल के ट्रेसेस मिलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं मिलते। तो अब इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 के सीबीएसई के पेपर में आया था एमसीक्यू, सबसे पहला एमसीक्यू था सेट 1 या 2 का, ठीक है। उसमें बताया गया था कि भाई शौरतुगही के अंदर कैनाल के ट्रेसेस मिले हैं लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं मिले। उसका रीज़न क्या है? देखो, उसका रीज़न ये है, शौरतुगही का जो रीज़न है वो सेमी एरिड रीजन में लाई करता है, तो वहाँ पर बारिश ऑटोमेटिकली कम होती होगी। लेकिन पंजाब और जो सिंध का रीज़न है वहाँ पे ठीक ठाक बारिश हो जाती है, तो वहाँ पे कैनाल के ट्रेसेस ना मिलना कॉमन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये आंसर अप्रोच कर सकते थे जो इस बार के सीबीएसई के पेपर में आया था। अब आपके सामने ये जो है आपके सामने, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ वाटर रिजर्वायर फ्रॉम धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा का ये है वाटर रिजर्वायर की पिक्चर जो हमें देखने को मिलती है, जो उस टाइम की काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट रही थी, ठीक है। धौलावीरा वैसे भी रिसेंट डिस्कवरी है। धौलावीरा के बारे में जो खोज है वो 1986 के बाद ही स्टार्ट होती है और प्रॉपर फाइंडिंग्स इसकी 2010 के आसपास हो जाती है। तो आर्टिफैक्ट्स जो है इम्पॉर्टेंट है, ये हमें मिलते हैं। एक आर्टिफैक्ट सैडल कोइन। सैडल कोइन का मतलब है सिलबट्टा। हमारे घरों में
पहले मिक्सी नहीं होती थी, ठीक है, वो सिलबट्टा हुआ करता था जिससे हम चटनी वगैरह ग्राइंड करते थे, पीसते थे। तो इसका मतलब ये है कि हड़प्पन जो लोग हैं वो बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है, ये जो सिलबट्टा है जो इग्नेशियस रॉक से बना हुआ है, ठीक है, इसका ये यूज़ करते होंगे अपने घर में फूड आइटम्स को बनाने के लिए या उनका टेस्ट एनहांस करने के लिए, जो भी हो, पर इसका यूज़ होता था। दैट वी नो फ्रॉम दीज एविडेंसेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू नो, कि भाई जो ये साइट है, इस साइट की खास बात ये है कि धौलावीरा की साइट्स की खास बात ये है कि गुजरात में है, पहली बात तो। दूसरी बात, गुजरात में एक और साइट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज़ लोथल, जिसके बारे में डिस्कस हम करेंगे आगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो नेक्स्ट जो हमारी डिस्कशन का पार्ट है, दैट इज़ नन अदर देन मोस्ट फैसिनेटिंग साइट ऑफ मोहनजोदारो, ठीक है। बाय द वे मोहनजोदारो आपका 1922 में डिस्कवर होता है और ये डिस्कवर करने का काम करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट R.D. बनर्जी, ठीक है, R.D. बनर्जी। और ख़ास बात इसकी ये है, ये सिंध के लखारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इंडस रिवर के बिल्कुल पास है। हड़प्पा के बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हड़प्पा की साइट जो हमें मिलती है 1921 में, जैसे मैंने बताया, वो पड़ती है रावी रिवर के पास, ठीक है, रावी रिवर के पास पड़ती है। तो आप चाहो तो एक बार मैप भी देख सकते हो, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैप्स वी आर हैविंग। दीज मैप्स विल बी यूटिलाइज फॉर योर मैप बेस्ड क्वेश्चंस। तो दिस इज़ द मोहनजोदाड़ो एट द बैंक ऑफ इंडस, ठीक है, और दिस इज़ द साइट हड़प्पा। दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये है रावी रिवर के पास, ध्यान रखने वाली बात है, और ये इंडस रिवर के पास है, ठीक है। तो हमें लगता है कि दोनों इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं, तो दोनों इंडस के पास ही होंगे। नहीं, एक्चुअली जो रावी रिवर है वो इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है, तो उसके पास जो है हमें हड़प्पा साइट मिलती है, ठीक है। इसके बाद ये है आपका मोहनजोदारो को हम बोलते हैं प्लान्ड अर्बन सेंटर। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसके पीछे का लॉजिक ये है कि दिस इज़ द मोस्ट यूनिक टाउन प्लानिंग इट कंटेन्स, ठीक है। अर्बन सेंटर, देखो मोहनजोदारो का जो साइट है मैंने बताया, ये डेवलप होता है 1900 BC के आसपास, ठीक है। तो ये जो साइट है, ये साइट मेच्योर हड़प्पन पीरियड के टाइम का साइट है, और इस साइट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, इसका लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लेआउट एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये ब्लूप्रिंट दे रखा है, तो इसका जो लेआउट है वो आपका बनता है 2 पर्टिकुलर डिवीज़न से। ये है आपका सेटेडल और ये है आपका लोअर टाउन। ये आपका वेस्ट साइड लोकेटेड है, पहली बात। दूसरा, ये है आपका थोड़ा सा स्मॉल बट थोड़ा सा हायर लेवल पे बना हुआ है। ये इसके चारों तरफ बाउंड्री है, यानी कि फोर्टिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसको बनाया गया है प्लेटफॉर्म पर, बिल्ट ऑन, ठीक है, प्लेटफॉर्म, ऊंचाई पे बनाया गया है। और मोस्टली जो हमें बिल्डिंग्स मिलती है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, जिसमें ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका ग्रेट बाथ हो गया, ग्रीनरी हो गई, असेंबली हॉल जैसा कुछ हो गया, तो ये सारा का सारा हमें यहाँ मिलता है। ये जो लोअर टाउन है ये आपका रेजिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, ठीक है, ईस्ट की ओर लोकेटेड है, खास बात। दूसरी, ये लोअर साइड पे है। अगली जो इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर जो है कॉमन हाउसेस मिले हैं, यानी कि ये आम आदमियों की रहने की जगह रही होगी, एज वी अंडरस्टूड विद दिस लेआउट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ ये जो आपका NCERT है, लोअर टाउन के बारे में बताते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। लोअर टाउन्स थोड़ा सा सेपरेटेड है, देखो दोनों टाउन्स अपने आप में सेपरेटेड है, दोनों ही टाउन्स को वॉल्ड करा गया है, ठीक है।
और ये प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है हमें देखने को मिलता है कि वन लेवर मूव्ड रफली अ क्यूबिक मीटर ऑफ द अर्थ डेली, मतलब जो है एक दूसरे से ये सेपरेटेड है, तो एक दूसरे से ये अलग अलग वहाँ पे लोग मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो आपकी पूरी की पूरी साइट है, साइट में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका इसके अंदर की बनावट, क्योंकि लेआउट हमें बताता है कि किस तरीके से सोसाइटी के अंदर सोशल डिवीज़न रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये यहाँ पर हमें सिटी क्या बताया जा रहा है। सो इट सीम सेटलमेंट वॉज फर्स्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटेड, मतलब सिटी कोई ऐसी नहीं है कि ये एक्चुअली बनाई गई फिर उसके बारे में सोचा गया, नहीं, पहले इसको प्लान आउट करा गया होगा और बाद में उसको कंस्ट्रक्ट या बिल्ड करा गया होगा। क्योंकि हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है सिटी वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू फिक्स एरिया ऑन द प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, सिटी रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसा नहीं है कि किसी भी जगह से आप सिटी में एंट्री कर सकते हो, उसकी वॉल्स फिक्स हैं, उसकी सेपरेशन फिक्स है, फोर्टिफिकेशन फिक्स है। तो कुल मिला के पहले प्लान आउट किया गया था, इसीलिए एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है इट इज़ अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें समझ में आती है। इसके साथ हमें देखने को मिलता है कि इसमें जो ईंटों का जो यूज़ किया गया है वह सन ड्राइड ब्रिक्स, यानी कि जो पक्की ईंटों का यूज़ किया गया है। ठीक है, पक्की ईंटों का यूज़ किया गया होगा, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, ईंटों का जो रेशो है वो है आपका 1:2:1। ठीक है, आप सॉन्ग याद रख सकते हो, 1:2 का 4, 4:2 का 1, 1:2 का 4। ठीक है, चलो ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास लेइंग आउट ड्रेन्स। तो सिटी प्लानिंग में ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, हड़प्पा की जो ड्रेनेज फैसिलिटी है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा मॉडर्नाइज एंड फैसिनेटिंग थिंग्स है, जिस पे आज के बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल प्लान्ड है। मेसोपोटामिया की तरह नहीं है कि ड्रेनेज सिस्टम एक पाइप के बेसिस पे बनाया गया था जो पानी को कई बार होल्ड नहीं कर सकता था और सारा का सारा ड्रेनेज का गंदा पानी बाहर आ जाता था। मेसोपोटामिया की तरह नहीं है। हड़प्पा या मोहनजोदारो का जो ड्रेनेज सिस्टम है वेल प्लान्ड है, वेल सेटल्ड है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है प्लान ऑफ लोअर टाउन, हमें देखने को मिलता है तो रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट अलॉन्ग एन अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न। तो रोड्स और जो स्ट्रीट्स हैं, रोड्स कैसे बने हुए हैं लोअर टाउन में, ग्रिड पैटर्न में बने हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है 90 डिग्री एंगल को से इंसेक्ट करते हैं, तो बिल्कुल प्लानिंग से बनाए गए हैं। इसके साथ साथ जो स्ट्रीट ड्रेन्स है ये पहले बनाए गए थे। ठीक है, फिर हाउसेस बनाए गए थे, मतलब अगर यहाँ पे कोई घर बना हुआ है, ठीक है, अब ये घर बनाया गया फिर बाद में ड्रेनेज की सिस्टम को देखा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ड्रेनेज फैसिलिटी पहले बनाई गई थी, जब भी कोई घर बनेगा तो वो ड्रेनेज फैसिलिटी को वहाँ से अडॉप्ट कर लेगा अपने यूज़ के लिए, ताकि जो सैनिटेशन की फैसिलिटी है, पब्लिक हेल्थ की जो टॉपिक है उस पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े। क्योंकि साफ़ सफाई का हमें बहुत गजब का एग्जाम्पल मिलता है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल मिलता है, जो हमें कई बार मेसोपोटामिया जैसे बड़े जो शहर है उसके वहाँ पे हमें ऐसा नहीं मिलता। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें यहाँ पे समझ में आती है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा हाउसेस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो सोसाइटी है, जो वहाँ पे जो घर हैं, घरों की खास बात यह है कि घरों के बारे में बात करने का काम करा था, सबसे ज़्यादा जो डिटेल रिसर्च करी थी वो अर्नेस्ट मैके की रिसर्च है। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिसर्च है वो अर्नेस्ट मैके की रिसर्च है। ठीक है, तो जो अर्नेस्ट मैके की रिसर्च है उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताया है, प्लस हाउसेस के बारे में भी उनकी रिसर्च काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, एवरी हाउसेस वॉज कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स, पहली बात, नंबर 1 पॉइंट बना लो। इसके बाद द मेन चैनल वर मेड ऑफ ब्रिक्स सेट इन मोटार। ठीक है, तो जो मेन चैनल था वो ब्रिक्स जो है, इसका मतलब ये है कि जो ड्रेनेज है,
ड्रेनेज सिस्टम बना है आपका, ठीक है, बेक्ड ब्रिक्स से। पहली बात तो ये है, कच्ची ईंटों से नहीं बना है, बेक्ड ब्रिक्स से बना है, जो ड्रेनेज सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। दूसरा, जो ड्रेनेज फैसिलिटी है, ड्रेनेज फैसिलिटी हमें देखने को मिलता है कि मेनली कनेक्टेड है, ये जो है ये इस तरीके से बना हुआ है ड्रेनेज फैसिलिटी, और ये सीस्पिट है, ये गड्ढा है, ठीक है। और ये जो घरों से निकलने वाला जो ब्लैकिश वाटर है या ग्रीनिश वाटर है, ठीक है, वो डायरेक्टली इन ड्रेन्स के थ्रू ऐसे करके फ्लो होता होगा। और ख़ास बात ये है, ये ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड है, ठीक है, कवर्ड है विद लूज। मतलब लूज का मतलब ये है कि ये जो भी पत्थर है वो अपने हिसाब से जब आपको सफाई करनी हो आप उसे हटा सकते हो। वो लाइमस्टोन से कवर्ड था, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है लाइमस्टोन, और कभी भी इसको हटा के सफाई करनी हो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि जो ड्रेनेज फैसिलिटी है वो काफ़ी यूनिक है, ठीक है। ड्रेनेज चैनल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स विद सम्स ऑफ क्लीम, ठीक है, उनमें इंटरवल्स भी थे। इट इज़ अ वंडर ऑफ आर्कियोलॉजी दैट लिटिल हीप्स ऑफ मटेरियल्स मोस्टली सैंड हैव फ्रीक्वेंटली बीन फाउंड लाइंग अलोंग साइड ड्रेनेज। मतलब अगर मिट्टी भी है, सैंड भी है, तो वो फंसेगा नहीं, ठीक है, उसका क्लॉट नहीं बनेगा। वो इजीली, अगर कोई मिट्टी है तो वो इजीली पानी के साथ आपका फ्लो हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है द डेब्रीज वॉज नॉट एट ऑलवेज कैटेड अवे व्हेन द ड्रेन वॉज क्लियर्ड, ठीक है। तो जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी सफाई और उसकी जो क्लीननेस है वो हमेशा की जाती रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, ठीक है। और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में अर्नेस्ट मैके ने 1948 की रिसर्च में ये बात भी लिखी है, ड्रेनेज सिस्टम वर नॉट यूनिक टू द लार्जर सिटीज़ बट वर फाउंड इन स्मॉलर सेटलमेंट। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं था कि बड़े शहरों में ही हमें ड्रेनेज सिस्टम मिले हैं, नॉट ओनली इन लार्जर सिटीज़ बट इन स्मॉलर एज वेल। स्मॉलर सिटीज़ में भी हमें उसी तरीके की ड्रेनेज सिस्टम हमें देखने को मिलता है, जो अपने आप में काफ़ी अस्टॉनिशिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखो, हाउसेज वर बिल्ट ऑन मड ब्रिक्स, ट्रेन्स वर मेड ऑन ब्रंट ब्रिक्स। ध्यान रखना, जो हाउसेज हैं वो भले ही कच्ची ईंटों के बने हैं, लेकिन जो ड्रेनेज हैं जैसे कि मैंने बताया वो पकी हुई ईंटों से बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ड्रेनेज फैसिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रही होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड पे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है हाउसेस का एक स्ट्रक्चर जो इसी पेज पे है आई थिंक, और इसके बारे में हम देखते हैं हाउसेस का जो स्ट्रक्चर है वो, इसको आप देख लो क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो हमें देखने को मिल रहा है सिंगल एंट्रेंस है। पहली बात तो घर के अंदर सिंगल एंट्रेंस है, ठीक है। पूरे के पूरे घर में आपको कहीं भी कोई भी विंडो नहीं दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है एनसीईआरटी को, अभी हम देखते हैं। इसके बाद घर के अंदर का व्यू नहीं दिखता फ्रॉम एंट्रेंस, ठीक है, नो डायरेक्ट व्यू। दूसरा, घर में एक काफ़ी बड़ा आंगन है, कोर्टयार्ड है। अब ये कोर्टयार्ड का यूज़ शायद ही हमारे तरह ही करते होंगे, जैसे कि ठंड में धूप सेकना, ठीक है, या फिर कभी सिलाई बुनाई या कुछ घर का काम कर लेना, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। हर घर में बाथरूम हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, बाथरूम है। इसके साथ साथ किचन हमें दिखाई दे रहा है। हर घरों में हमें कुएँ पाए गए हैं, ठीक है, कुएँ इसमें दिखाई नहीं दे रहे लेकिन कुएँ हैं हर घर में। तो लगभग मोहनजोदाड़ो से 700 करीब, ठीक है, तकरीबन 700 वेल्स हमें मिले हैं। तो देखो एनसीईआरटी के हिसाब से भी अगर हम देखें तो हमें ये सारी चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, लोअर टाउन का इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है। अब पहली बात तो हर घर में एक आंगन है, ठीक है, हर उसके चारों तरफ रूम है, मतलब एक आंगन हो गया, ठीक है। अब आंगन के चारों तरफ आपको रूम्स मिलेंगे, ये एक चीज़ हमें समझ में आती है। दूसरा, एक्टिविटीज़। अब कोर्टयार्ड की ये जो एक्टिविटीज़ है इसमें कुकिंग भी होती होगी, ठीक है, वीविंग भी होती होगी। तो ये जो है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग नॉट एंड ड्राई वेदर। तो कोई भी एक्टिविटीज़ है जो हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ प्राइवेसी का इन्होंने बड़ा ध्यान रखा, पूरे घर में कहीं में विंडो नहीं मिलती। ये बड़ा थोड़ा अजीब है, लेकिन ये लोग वाकई में विंडो नहीं मेंटेन करते थे, और ऐसा अर्नेस्ट मैके की रिसर्च भी कहती है। इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि मेन एंट्रेंस घर के अंदर का डायरेक्ट व्यू नहीं देता है। तो अनदर एग्जांपल ऑफ प्राइवेसी जो हमें देखने को मिलता है,
हर हाउस का अपना खुद का बाथरूम है, ठीक है, और जो ईंटों से बनाया गया है, और बाथरूम के अंदर जो ड्रेनेज है, ठीक है, वो स्ट्रीट ड्रेन के साथ कनेक्टेड है। तो ये काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अच्छा है। सपोज़ ये घर से निकलने वाला जो बाथरूम है, बाथरूम के अंदर का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो मेन ड्रेनेज सिस्टम है उसके साथ कनेक्ट होता है, चैनलाइज कर रखा है। तो ये काफ़ी यूनिक है, सैनिटेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव में काम आता है। इसके बाद हर घर में आपको कुएँ देखने को मिलेंगे, ठीक है, वेल्स आर देयर, ठीक है, और इस तरीके से हमें मोहनजोदारो में तकरीबन 700 मिले हैं, ठीक है। अबाउट 700 वेल्स हमें मोहनजोदारो के अलग अलग घरों से देखने को हमें मिलते हैं। तो ये जो आपका घर है ये अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो हमें यहाँ से दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे है, ये है आपका, हम स्पेशली बात करेंगे मोहनजोदारो का, जो आपका स्मॉलर बट हायर प्लेस है, स्मॉलर बट हायर, ठीक है। हमने इसके बारे में बात किया था, इट इज़ लोकेटेड ऑन वेस्ट साइड, राइट। अब आगे बात करते हैं कि अगर हम इसको देखें तो हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो एज़ पर द NCERT ब्लूप्रिंट, सबसे पहले तो यहाँ पे एक वेयर हाउस है, नंबर 2 आपको ग्रेट बाथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये कोई स्तूपा एरिया है, एक्चुअली स्तूपा एरिया बुद्धिस्ट टाइम का है, और एक टाइम पे यहाँ पे कुछ एरियाज़ में हमें ब्रिटिशर्स की पुलिस चौकी भी हुआ करती थी एक टाइम पे, तो उसका भी हमें ब्लूप्रिंट में दिख जाता है। तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हम ये देखना है कि हमें उस टाइम के हिसाब से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। और ये मेन स्ट्रीट है, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेन स्ट्रीट है, एक कोर्टयार्ड भी है, बड़ी सी जगह है। क्या चीज़ हमें नहीं मिल रही है, कोई बड़ा पैलेस नहीं मिल रहा है, ठीक है, नो पैलेस, जो राजा महाराजा के जो पैलेसेस होते हैं वैसा कुछ नहीं मिल रहा है। दूसरा कोई टेम्पल्स वगैरह हमें नहीं मिल रहा है। तो मेजर जो चीज़ नहीं मिली वो हमने यहाँ पर नोट कर ली, और जो चीज़ मिली हमने वो यहाँ पर नोट कर ली। अब आगे बात करते हैं, आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये सिटाडेल है इसके अंदर क्या खास चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहले सिटाडेल के अंदर 3 खास चीज़ है, 3 खास इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जो हमें समझ में आती है एज़ पर द NCERT। पहला है ग्रेट बाथ, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे हम, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। देन वी हैव ग्रीनरी, ठीक है, ग्रीनरी फॉर स्टोरेज, ठीक है। और जो अगला है, ठीक है, दैट वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, वेयर हाउस, ठीक है, एक गोडाउन है ना, वेयर हाउस, क्योंकि सारा का सारा जो ट्रेड होता है वो यहीं से एग्जीक्यूट होता था, और ज़्यादातर जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, ठीक है, रिच क्लास या आपके एलाइट क्लास के लोग हैं वो यहीं से बिलोंग करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर। और ये सारे के सारे जो बिल्डिंग्स हैं, बाय द वे ये सारी की सारी बिल्डिंग्स पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़, दीज आर नॉट प्राइवेट बिल्डिंग्स, दीज आर पब्लिक बिल्डिंग्स, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे आज के टाइम पे रेलवे है, ब्रिज है, ये सारी पब्लिक बिल्डिंग्स है जो सभी के लिए कॉमन रिसोर्स का काम करती हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही पब्लिक बिल्डिंग्स के हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे हमारे पास है मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, मैसिव स्ट्रक्चर जो हमें मिला है लोअर ब्रिक पोर्शन का हमें मिला है, और इसके साथ साथ अपर पोर्शन का हमें मिला है, ये सारा का सारा हमें मिला है। ये है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है, मैं बता दूं ग्रेट बाथ क्या है, ठीक है। ऐसे करके एक हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, ये है आपका लार्ज, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी, लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है, इसके दोनों तरफ आपको मिलेंगे स्टेयर केसेस, ठीक है, बोथ साइड स्टेयर केसेस, स्टेयर केसेस दोनों तरफ है, इस साइड भी इस साइड भी, ठीक है। चेंजिंग रूम है तीनों तरफ, ठीक है, 3 साइड चेंजिंग रूम, 3 साइड चेंजिंग रूम, ठीक है। अब इसका हम डायमीटर निकाल लेते हैं, तो फीट में निकालते हैं। तो ये 39 फीट का है, इसकी जो लेंथ है वो 39 फीट की है, इसकी जो ब्रेथ है यहाँ से यहाँ तक ये 23 फीट की है,
ठीक है, और इसका जो गहराई है, ठीक है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो आपका 8 फीट का है। मीटर में भी हम इसको 12/8/2.8 भी काउंट करते हैं, तो जिसे हमें याद रहे हम वैसे कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है, ये है आपका एक टैंक है, ये टैंक आपको देखने को मिलेगा, और वाटर टाइट, मतलब इस टैंक में पानी होता था। ये जो बना हुआ है, ये बना हुआ है बेक्ड ब्रिक्स से, ठीक है, ये भी बेक्ड ब्रिक्स से बना हुआ है काइंड ऑफ। और ये मैंने बता दिया 3 वर्स रूम्स, ठीक है, कुआं मिला है हमें, एक लार्ज वेल मिला है, बड़ा सा कुआं मिला है, ठीक है, और ड्रेनेज सिस्टम की फैसिलिटी इसके अंदर भी है, ठीक है। और इन सब के साथ साथ हमें दोनों साइड इसके कॉरिडोर मिले हैं। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है ये मोहनजोदारो का सबसे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर है। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका यूज़ होता था रिचुअल पर्पस के लिए, ठीक है, रिचुअल पर्पस के लिए होता था, या कॉमन कोई एक्टिविटी होती थी बाथिंग टाइप की, जैसे हमारे यहाँ पे होता है गंगा स्नान टाइप, ऐसा कुछ। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जिस पर हमें फोकस करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी नीड टू नो, दैट इज़ ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। ओके, तो ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारे पास, अब देखो, इसको डिस्कस करने का पर्पज़ क्या है। पर्पज़ ये है, पहली बात तो एज एन आर्कियोलॉजिस्ट सोचते हैं, अगर एज एन आर्कियोलॉजिस्ट हम सोचें तो हमें दिखाई देगा कि अगर आपको सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में, सोशो कल्चरल या उनकी बिलीफ सिस्टम क्या है, वो क्या चीज़ों में बिलीव करते थे, उसके बारे में पता करना है, तो आपको उनके कुछ राइटिंग एविडेंसेस चाहिए होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक राइटिंग एविडेंसेस, और जो भी हमारे पास हमें मिले हैं वो हम पढ़ नहीं सकते। तो ऐसे में आर्कियोलॉजिस्ट के पास ये जो आपके मटेरियल रिमेन्स हैं और स्पेशली जो बरियल्स हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है। अब सोशियो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को डिस्कस करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, 3 चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है, टू नो अबाउट, ठीक है, हाउ डू वी नो अबाउट, नोइंग सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स। इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट के पास 3 बड़े मेजर सोर्सेज हैं। पहला है बरियल्स, यानी कि उनके ग्रेवयार्ड, उनको मरने के बाद दफनाते थे। दूसरा है लग्जरी आइटम, लग्जरीज आइटम्स, ठीक है, और तीसरा है क्राफ्ट प्रोडक्शन। ये 3 चीज़ हमें उनकी सोशियो कल्चरल प्लस सोशियो इकोनॉमिक, इनके बारे में हमें काफ़ी कुछ बता देते हैं। सारा तो नहीं बताते ऑफ कोर्स, क्योंकि राइटिंग हमें नहीं पता, बट बहुत सारी चीज़ें हमें इनसे क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बरियल्स के बारे में हम बात करें। बरियल्स आपको दिखाई देंगे हड़प्पा के साइट्स में 2 तरीके के मिलते हैं हमें, ठीक है। और ये जो बरियल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस को समझने के लिए हेल्प करते हैं, एज एनसीईआरटी इज़ ऑल्सो सेइंग। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका बरियल्स की स्टडी करना। अब बरियल्स की स्टडी करने के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जांपल लिया गया पिरामिड का, इजिप्ट के। इजिप्ट में जो बड़े बड़े पिरामिड्स हैं वो हमें उनके राजाओं के, उनके सोशो कल्चर प्रैक्टिस के बारे में बताते हैं। सेम इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो बरियल्स हैं ये हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बरियल्स हड़प्पन साइट में किस लिए होते थे? मरे हुए व्यक्ति को दफनाने के लिए। डेड्स वर जनरली लेड इन पिट्स, तो एक गड्ढा खोदा, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, एक गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद पर्टिकुलर जो पर्सन है उसको लिटाया जाता है और उसके ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है, तो वो हो गया आपका एक बरियल, ठीक है। तो ये बरियल हमें समझ में आता है। अगली जो चीज़ है जो हमें समझ में आती है वो है आपका बरियल्स दफनाने का, या बरियल्स को बनाने का जो तरीका है हड़प्पा में, या ये कह लो कि लोगों को दफनाने के जो तरीके हैं
वो वेरी करते हैं, मतलब एक तरीके से नहीं मिले हमें, दो मेजर तरीके मिले हैं। सोशल डिफरेंसेस को भी शो करते हैं। देखो, मरे हुए व्यक्ति को जिस तरीके से दफनाया जा रहा है उससे एक बात क्लियर हो जाती है कि एक्चुअली वो सोसाइटी में किस स्टेटस का व्यक्ति था, पहली चीज़। और दूसरा, जब व्यक्ति को दफनाया जा रहा है तो किस तरीके के रिचुअल्स फॉलो करे जा रहे हैं, तो वो भी ये बताता है कि उनकी बिलीफ क्या है। तो बरियल्स बहुत हेल्प करते हैं। तो दो चीज़ें बताते हैं, एक तो सोशल, ठीक है, स्टेटस, और दूसरा उनकी बिलीव्स, ठीक है। ये दो चीज़ों का हमें बहुत अच्छी खासी क्लैरिटी होती है जब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पन साइट्स के बरियल्स को देखते हैं। अब दो तरीके के बरियल्स हमें मिले हैं। पहला जो बरियल है, कुछ ग्रेव्स जिसमें पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, ठीक है, तो ये हमें मिले हैं। जैसे कि ये वाले बरियल आप देख सकते हो, यहाँ पर मरे हुए व्यक्ति के साथ हमें कुछ बर्तन मिले हैं, ठीक है, और कहीं कहीं पे हमें ज्वेलरी भी मिले हैं। तो ये इशारा करता है एक चीज़ की तरफ, लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि पुनर्जन्म में विश्वास करते थे ये लोग, ठीक है, कि भाई इस लाइफ के बाद भी एक दूसरी लाइफ होती है। तो पुनर्जन्म में इनका विश्वास था। सो दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। अब यहाँ पर ये जो बरियल है, तो ये तो एक कैटेगरी के बरियल हो गए जिसमें हमें ये ज्वेलरी मिले हैं, ये सारी चीज़ें मिलते हैं। ये बहुत सारी बरियल्स में मिले हैं। कहीं कहीं तो हमें मैन और वुमेन दोनों को एक साथ दफनाया गया है, ठीक है। तो मिड 1980s में हमें एक ऐसा बरियल भी मिलता है जिसमें शेल रिंग मिलते हैं, जस्पर मिलता है, ठीक है। जस्पर एक प्रेशियस स्टोन है, रेड कलर का, रेड स्टोन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें कुछ माइक्रो बीड्स मिले हैं, है ना, मेल का स्कल मिला है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है कि कहीं पे हमें मिरर भी मिला है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मिरर जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ कॉपर मिरर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कैटेगरी के बरियल्स रहे होंगे, ये रिच लोगों के होते होंगे या सोसाइटी के एलाइट क्लास के बरियल्स होते होंगे। और दूसरी चीज़, इनका लाइफ आफ्टर डेथ में बहुत ज़्यादा विश्वास था। अब अगली जो चीज़ है, कुछ बरियल्स हमें बिल्कुल सिंपल मिले हैं कि नॉर्मल गड्ढा खोदा और मरे हुए व्यक्ति को दफना दिया, ठीक है। एक नॉर्मल सा गड्ढा खोदा और चारों तरफ मिट्टी की परत है और जो सामने पर्सन है जिसकी डेथ हुई उसको दफना दिया। तो ये बड़े सिंपल टाइप के बरियल्स भी हमें मिले हैं। तो इसका मतलब ये था, सोसाइटी में सोशल डिवीज़न भी है। और सोशल डिवीज़न जो हमें बताता है कि सोसाइटी में कुछ लोग बहुत रिच क्लास के रहे होंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बरियल्स में हमें ये मिला है, ये जो आपके सामने एक बर्तन दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्यान स्पॉट। अब ये फ्यान स्पॉट एक्चुअली, अब हिस्टोरियंस को कैसे पता कि भाई ये जो बरियल है ये किसी अमीर आदमी की है। एक्चुअली फ्यान स्पॉट जो है, ऐसे फ्यान स्पॉट हुआ, ये कॉपर मिरर हुआ, ये जो बर्तन वगैरह हैं, तो एक चीज़ है, जैसे कि नॉर्मल अगर क्ले का, मिट्टी का बर्तन है तो वो ठीक है, वो समझ में आता है कि चलो कॉमन आदमी है और उनका लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास था, तो वो ये बिलीव करते होंगे कि ये जो बर्तन है उनके आगे काम आएगा। चलो ये तो बस बात समझ में आ गई। लेकिन ये जो पॉट है, ये परफ्यूम की बॉटल कह लो एक तरीके से, ये परफ्यूम पॉट है। इसको बनाने के लिए सिलिका का यूज़ किया गया था, सिलिका, फिर इसको गम का यूज़ किया गया था, फिर इसको कलर किया गया था। तो इसको बनाने के लिए स्पेशल टेक्निक या स्किल की ज़रूरत रही होगी। अब ये हर आदमी नहीं बना सकता कि भाई घर पे कोई बना दे, नहीं, इसको स्पेशल स्किल क्राफ्ट के लोग ही बना सकते होंगे या कुछ जो स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं वो ही बना सकते होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसे बर्तन हमें मिले हैं तो वो जो पर्टिकुलर बरियल है वो किसी रिच या एलाइट क्लास का रहा होगा। तो बरियल से हमें क्या क्लियर हुआ? बरियल से हमें क्लियर हुआ कि सोसाइटी के अंदर सोशल डिवीज़न रहता होगा, ठीक है। बरियल्स टेल अबाउट द सोशल डिवीज़न, ठीक है। तो सोशल डिवीज़न के बारे में हमें बहुत अच्छी खासी जो जानकारी है वो हमें बरियल्स के बेसिस पे मिल जाती है, ठीक है। तो सोशल डिवीज़न या सोशल डिफरेंसेस, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमें बरियल से पता चलती है। अब दूसरा जो सोर्स है आर्कियोलॉजिस्ट के पास ये जानने का सोसाइटी के अंदर सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, उसके लिए जो है हमारे पास लग्जरी आइटम्स। तो लग्जरी आइटम का मैंने एक डिस्कशन पहले अभी आपके सामने रखा है, दैट इज़ द डिस्कशन ऑफ ये फ्यान स्पॉट। अब ये फ्यान स्पॉट जैसा जो फ्यान स्पॉट हुआ, कॉपर के मिरर हुए, अब जो ये लग्जरी आइटम है, यानी कि जो भी हमें बरियल्स के पास आइटम्स मिले हैं वो आपके दो तरीके के मिले हैं। एक तो आपके हो गए यूटिलिटेरियन,
यूटिलिटेरियन, मतलब भाई डेली यूज़ की चीज़ें हैं, और दूसरी होगी लग्जरी आइटम। अब लग्जरी आइटम कौन कौन से हैं, जैसे कि ये फैन स्पॉट हो गया, कॉपर का मिरर हो गया, जिसकी पिक्चर अभी हमने ये वाली पिक्चर देखी है, ये जो ऊपर पिक्चर है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो है आपके सामने, अब इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है आपका डेली यूज़ के, जिसमें ऑर्डिनरी मटेरियल, जिसमें स्टोन का हो गया, क्ले का हो गया, इसमें कोरन हो गया, पॉटरी हो गया, कोरन का मतलब होता है सिलबट्टा, नीडल हो गई, है ना, फ्लैश रबर्स हो गया, बॉडी स्क्रबर्स हो गया, ये हो गया आपका यूटिलिटेरियन वाला, ठीक है, कि भाई डेली यूज़ की चीज़ें हैं और लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास होता है, तो वो अपने डियर वन के साथ जब उनकी डेथ होती है उनके पास रख देते होंगे, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ हमें ऐसे मिले हैं जो थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि ये लग्जरी आइटम, जैसे कि रेयर केस में बनाए जाने वाले आइटम्स हैं, थोड़े से कॉस्टली हैं, नॉन लोकल हैं, और इनको कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बनाया जाता होगा, जैसे कि ये है आपका फैन स्पॉट। तो इसको बनाने के लिए कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता रहा होगा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग, और उसके लिए कोई आम आदमी अपने डेली घर में इसको नहीं बना सकता। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि अगर ऐसा कोई सामान किसी बरियल में हमें मिला है, तो उसका मतलब ये है कि ये बरियल किसी रिच क्लास है, एलाइट क्लास के पर्सन का रहा होगा। इसके साथ हमने डिस्कस करा था कि ये जो बरियल्स हैं, ये बरियल्स का मैंने बताया कि इसका ये कैसे बना है, ठीक है। तो कई बार ये सिचुएशन आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, ये डिफाइन करना, ये डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सी जो बरियल है वो किस कैटेगरी के पर्सन की या किन कैटेगरी के लोगों की रही होगी। तो ये एक तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट के सामने एक चैलेंज है, और वो चैलेंज इम्पॉर्टेंट है, कॉमन है, क्योंकि हमारे पास उनके लिखे हुए स्क्रिप्ट हम अभी नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास है, ठीक है। अब हमें कुछ चीज़ें ऐसी भी मिली हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि ये है आपके कुछ क्राफ्ट के प्रोडक्शन की है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, फैन स्पॉट का हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, फैन स्पॉट हो गया, ठीक है। अब हमें कुछ जैसे मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, है ना, यहाँ से हमें गोल्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। हड़प्पन साइट्स वर रिकवर्ड फ्रॉम हॉर्ड्स। हॉर्ड्स का मतलब होता है, ठीक है, जिन पे किसी चीज़ों को रखा जाता है, ठीक है। हॉर्ड्स क्या होता है, हॉर्ड्स ये समझ लो जैसे कि पुराने ज़माने में आपने सुना होगा कि पुराने ज़माने में लोग अपने खजानों को छुपाने के लिए मिट्टी के बर्तन का यूज़ करते थे, और मिट्टी के बर्तन को दफना देते थे। आज भी आपने कई बार पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स में कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से बहुत सारे खजाने निकले, ठीक है, मिट्टी के बर्तन में गड़े हुए खजाने निकले, तो ये हॉर्ड्स होता है। तो हॉर्ड्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट केयरफुली बाय पीपल ऑफ्टन इनसाइड कंटेनर्स, जिसमें वो महंगा सामान, पहले क्या था, चोरी होने का डर था, ठीक है, कोई छिना लेगा, ठीक है, ये सारा डर जो होता था, इन डर्स की वजह से ये लोग क्या करते थे, जो मेटल वर्कर्स हैं, जो क्राफ्टमैन हैं, या ये कह लो कि समाज में जो थोड़ा सा ठीक ठाक स्टेटस वाला व्यक्ति है, वो अपने प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति, अपनी जो ज्वेलरी है, जो अपनी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स है, उसको छुपाने के लिए, ठीक है, अपने इस चीज़ों को छुपाने के लिए किसी पर्टिकुलर बर्तन का यूज़ करते होंगे और उसको मिट्टी में गाड़ देते होंगे या कहीं छुपा देते होंगे, तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगली जो सोर्स है सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम को समझने के लिए, सोशल डिफरेंस को समझने के लिए, वो है आपका क्राफ्ट प्रोडक्शन। सबसे पहले आपने मैप में देखोगे, मैप में आपको दिखेगा चांदहुदाड़ो, जो पहला वाला मैप है, इस मैप में आप जाओगे तो आपको दिखेगा चांदहुदाड़ो। चांदहुदाड़ो की जो लोकेशन है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो हमें बताती है कि वो जगह जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर, ठीक है। तो ये क्या था, ये था आपका क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर। सिर्फ ये नहीं था, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है और इसको हमें हाईलाइट करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और दैट इज़ एट द एरिया ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का एक साइट है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमें देखने को मिलता है कि जो क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर है वो आपका कितना इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें समझ में आता है, ठीक है। तो फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर, तो मोहनजोदाड़ो के अलावा हमने यहाँ पे डिस्कस करा दैट इज़ चांदहुदाड़ो। अब चांदहुदाड़ो की खास बात क्या है, चांदहुदाड़ो एक टाइनी सेटलमेंट है, छोटा सा सेटलमेंट है। अगर हम देखें तो लेस देन 7 हेक्टेयर का है, जबकि मोहनजोदाड़ो 125 हेक्टेयर का है, तो मतलब बहुत छोटा सा एक सेटलमेंट है। और
ये जो एक्सक्लूसिवली डिवोटेड था किस चीज़ के लिए, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए ये जो सेटलमेंट है ये एक्सक्लूसिवली कैसा है, ये डिवोटेड था। इसमें जो मेन काम होते थे शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग और वेट मेकिंग, मतलब जितना भी क्राफ्ट से जुड़ा हुआ काम है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे मटेरियल्स का ये लोग यूज़ करते होंगे, जिसमें स्टोन, जिसमें कार्लेनियन का यूज़ है, ठीक है। कार्लेनियन एक्चुअली रेड कलर का स्टोन है, बाय द वे रेड स्टोन कई बार एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है, तो पता होना चाहिए। इसके अलावा जेस्पर, कर्ड्स, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, स्टेटाइट का यूज़ हमें पता है सील मेकिंग के लिए होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल, फ्यांस, टेराकोटा, ब्रंट क्ले, ये सारे चीज़ों से जुड़े हुए ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका यूज़, ऑब्जेक्ट्स दीज वर यूज्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। इनका जो यूज़ हो रहा है वो किस में हो रहा है, इनका यूज़ हो रहा है क्राफ्ट प्रोडक्शन में। अब आगे हमें समझ में आता है कि यहाँ पर स्टोन है, कुछ स्टोन जिसमें गोल्ड कैप्स, शेप्स वर न्यू। अब ये लोग कुछ, अब इनको शेप्स भी बनाने आते थे, सिर्फ और सिर्फ क्राफ्ट प्रोडक्शन में इन ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके कुछ आइटम बनाना ही नहीं था, बल्कि ये लोग बहुत सारे शेप्स का यूज़ करते थे, जिसमें सिलेंड्रिकल शेप्स है, स्फेरिकल शेप्स हैं, बैरल शेप्स है, इस तरीके के बहुत सारे शेप्स वाले हमें ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जिसका यूज़ ये लोग कहीं ना कहीं क्राफ्ट प्रोडक्शन में या क्राफ्ट मेकिंग में करते रहे होंगे। इन सब के साथ साथ हमें इनका यहाँ पे पेंटिंग के भी एविडेंसेस मिले हैं, यानी कि ये लोग जो भी ऑब्जेक्ट बनाते होंगे उनको ये कलर करते होंगे, तो ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये टूल्स और बीड्स है, ठीक है, ये आपका बैरल शेप वाला टूल्स है, दिस इज बैरल शेप्ड, ठीक है। और ये है हमारे, इनको मनके बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बीड्स। इस तरीके से इनमें जो पत्थरों का यूज़ हो रहा है, बीड्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है, हमें ये सारा का सारा देखने को मिलता है। इसके बाद आगे हमें देखने को मिलता है, ठीक है, आगे जो ये बर्तन आपको देखने को मिलेंगे, ये भी क्राफ्ट प्रोडक्शन का ही पार्ट है, दीज आर द पार्ट ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, ठीक है, तो क्राफ्ट प्रोडक्शन का पार्ट है। टेक्निक्स जो है बीड्स को बनाने का अलग अलग था मटेरियल के हिसाब से, ठीक है। स्टेटाइट जो है एक बहुत सॉफ्ट स्टोन का यूज़ भी करते हैं, ठीक है, कुछ बीड्स को मोल्ड करा गया था, कुछ को पेस्ट करा जाता था, स्टेटाइट का पाउडर बनाया जाता था। ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें ये लोग वैरायटी ऑफ शेप ज्योमेट्रिकल टाइप में, ठीक है, और कुछ हार्ड स्टोन्स का भी यूज़ करते हैं। स्टेटाइट का यूज़ तो ये मेनली करते ही थे। इसके साथ साथ ये जो चीज़ें हैं ये हमें इम्पॉर्टेंट है, ये हमें काफ़ी हेल्प करती हैं टू नो अबाउट देयर सोशियो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस। आर्कियोलॉजिस्ट के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कार्लियन को ये लोग, ठीक है, कार्लियन में फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल एंड बीट्स वेरियस स्टेजेस, ठीक है, तो येलोइश मटेरियल से कार्लियन को कन्वर्ट करते थे, ठीक है। इसके साथ साथ हमें शेप्स मिलते हैं, ठीक है, और हमें जो है ग्राइंडिंग के एविडेंसेस मिले हैं, पॉलिशिंग के एविडेंस मिले हैं, ड्रिलिंग के मिले हैं। अब ये बर्तन देखो कितनी गजब की इसमें पॉलिशिंग हो रही है, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज भी इसकी पॉलिशिंग वैसे ही शाइन करती है जैसे कि हज़ारों साल पहले करती होगी। चांद उदाड़ो, लोथल और धौलावीरा ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के बड़े अच्छे सेंटर्स में काउंट किए जाते हैं। इसके साथ साथ हम देखें नागेश्वर, बालाकोट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और कोस्ट के पास के थे, इसमें बहुत सारे शेल ऑब्जेक्ट्स को बनाने का काम होता था, जिसमें बैंगल्स मेकिंग हो गया, लेडल मेकिंग हो गया, ठीक है, और इनले हो गया मेकिंग। ये सारे के सारे जो सेटलमेंट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है, और इनका जो मेन काम था यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन, और क्राफ्ट प्रोडक्शन इनका जो फाइनलाइज होता था वो था फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में, ठीक है, जो भी इनका काम था वो कन्वर्ट होता था फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में। और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है, ठीक है, वो ये लोग कई बार एक जगह से दूसरी जगह इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। चांदुदाड़ो और लोथल वर द टेकन इन लार्ज अर्बन सेंटर्स और मोहिंजोदाड़ो, हड़प्पा। क्राफ्ट प्रोडक्शन के मामले में लोथल और ये जो अलग अलग एरियाज़ हैं, जैसे कि चांदुदाड़ो छोटा सेंटर है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमें देखने को मिलेगा,
ठीक है। और ये है आपका सेंटर ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सेंटर प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली क्या करते हैं, यहाँ पर रॉ मटेरियल के बेसिस पे पता लगाते हैं कि कौन सा जो एरिया है वो प्रोडक्शन का सेंटर रहा होगा। इसमें अगर एग्जांपल ले लें, नोड्यूल्स हो गया, ठीक है, शेल्स हो गया, कॉपर हो गया, टूल्स जो यूज़ होते हैं और ऑब्जेक्ट जो अनफिनिश्ड है और जिस जगह पर वो ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स में कुछ ऐसे भी हैं जो वेस्ट मटेरियल को रिजेक्ट करते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल्स जिसमें बेस्ट इंडिकेटर्स होते हैं क्राफ्ट वर्क का। ये सारे के सारे जो चीज़ें हमें बताते हैं कि ये जो एरिया है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर एरिया इज़ द एरिया ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल वगैरह हमें मिले हैं, जैसे खासकर चंद उदाहरणों को ले सकते हैं, ठीक है। स्टोन कट का हमें कुछ मिला है, भाई कहीं पे अगर स्टोन का कट पड़ा है, छोटे छोटे पीसेस पड़े हैं जो वेस्टेज है, मतलब कट करके निकाले गए हों, तो इसका मतलब ये है कि ये जगह या इसके आसपास का क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि ये जो ये वाली जो आपके स्टैचू दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द स्टैचू ऑफ टेराकोटा फिगर, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास है, ठीक है, कुछ हमें ऐसे बर्तन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ वेस्ट प्लेसेस में हमें कुछ बड़े बर्तन भी देखने को मिलते हैं जिसमें ऐसे बर्तन हैं जो हमें बताते हैं कि एक ऐसा कल्चर भी होगा जो कनेक्टेड होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, हड़प्पा से जुड़ा हुआ कल्चर है आपका, ठीक है, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, उसके बारे में हमें समझ में आता है। गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, ठीक है, इनके कॉन्टैक्ट थे, दे हैड कॉन्टैक्ट विद इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल, तो ये आपके सामने है, दीज आर द कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेसल, ठीक है, कॉपर और ब्रॉन्ज वेसल, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, मटेरियल्स को प्रोक्योर करने की इनकी स्ट्रेटजी भी थी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका मटेरियल को क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि क्राफ्ट प्रोडक्शन में इसका यूज़ होता है, ठीक है। क्ले तो एक लोकली अवेलेबल है, लेकिन स्टोन है, टिम्बर है, ये सारी की सारी चीज़ें इनको कहीं ना कहीं और से मंगानी पड़ती होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनके पास नहीं होती होंगी। इसके साथ साथ एलुवियल, प्लेन, टेराकोटा मॉडल्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें हमें बताते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ होता था इन मटेरियल्स को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए, और जिसके लिए ये यूज़ करते थे लैंड रूट का और रिवर रूट का। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है रिवर रूट का, क्योंकि वो ज़्यादा चीप है और ज़्यादा अफोर्डेबल होता था, ठीक है। तो इस तरीके से मटेरियल्स अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर से कुछ ये मटेरियल मंगाते थे, कुछ लोग बाहर से मंगाते थे, ठीक है। जैसे क्राफ्ट प्रोडक्शन में बहुत सारे मटेरियल, जैसे मैं एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे नागेश्वर है, बालाकोट है, इन जगह से ये लेते थे शेल, ठीक है। तो नागेश्वर एंड बालाकोट, यहाँ से ये लोग इंपोर्ट करते हैं शेल, ठीक है। ये इंडिया के अंदर, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो चीज़ें ये लोग अवेलेबल करवा पाते थे। इसके बाद शौरतुघई से ये लोग मंगाते थे, शौरतुघई से ये लोग मंगा रहे हैं लैपिस लजूली, लैपिस लजूली, ठीक है। इसके बाद लैपिस लजूली ब्लू स्टोन है बाय द वे, जैसे कार्लिन रेड है, ये ब्लू है। इसके बाद लोथल जो गुजरात में है, वहाँ से ये लोग मंगाते हैं कार्लेनियन, विच इज़ रेड स्टोन, कार्लेनियन। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है, लोथल, और इसके बाद स्टेटाइट राजस्थान से है, स्टेटाइट राजस्थान से, ठीक है, और नॉर्थ गुजरात से। और जो कुछ मेटल है जैसे कि कॉपर हो गया, कॉपर ये लोग मंगाते थे
खेतड़ी राजस्थान से, खेतड़ी राजस्थान से, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मेटल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल, बियॉन्ड सब कॉन्टिनेंट। ये तो बात होगी सब कॉन्टिनेंट, बियॉन्ड सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। जैसे कि हमने डिस्कस करा कुछ जगह ऐसे, जैसे साउथ इंडिया का जो कर्नाटका है वहाँ से ये लोग गोल्ड भी मंगाते थे, ठीक है, कोलार से, विच इज़ इन कर्नाटका। इसके साथ साथ लोकल कम्युनिटीज़ के साथ हमें ओकेशनल फाइंडिंग्स जो हमें बताती है, ठीक है, ये जो है। इसके साथ साथ ये एक और कल्चर जिसके बारे में मैंने बताया, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द गणेशपुर जोधपुरा कल्चर विच इज़ डिस्टिंक्टिव नॉन हड़प्पन पॉटरी एंड अनयूजुअल वेल्थ। मतलब हड़प्पा के टाइम पीरियड पे ही ये देवर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, देवर इन कॉन्टैक्ट विद इंडस वैली। तो गणेशपुर जोधपुरा कल्चर, गणेशपुर जोधपुरा कल्चर, ठीक है। अब इस तरीके से अब यहाँ पे कुछ ऐसे साइट्स भी हैं जो इंडिया से बाहर हैं, और आप ये थोड़ा मैप देखते हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप। तो लोथल इनका जो है एक तरीके से डॉकयार्ड का एरिया है, क्योंकि यहीं से होता है लोडिंग एंड अनलोडिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्टिविटी यही होती है। अब लोथल जो है, लोथल के रास्ते से ट्रेड शुरू होता है इंडिया का और मेसोपोटामिया का, बीच में पड़ता है सुरकानडेर, ठीक है, ये आपका जो है अरेबियन सी, अरेबियन सी से ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, और यहाँ पे पड़ता है मगन, ठीक है, और मगन से ये जाते हैं सीधा भाया दिलमुन, और दिलमुन से ये सीधा एंटर करते हैं, ठीक है, मेसोपोटामिया की सिटी उर, फिर उरूक। तो इसका मतलब है इंडिया एंड मेसोपोटामिया का ये है ट्रेड रूट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर से मंगाते थे, बियॉन्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट की रीसेंट फाइंडिंग्स बताती है कॉपर को ये लोग ओमान से मंगाते थे, क्योंकि ये जो कॉपर था ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होता था, इसमें निकेल के ट्रेसेस हमें मिले हैं, मतलब ये थोड़ा अच्छा क्वालिटी का कॉपर था। इसके बाद साउथ ईस्टर्न ट्रिप ऑफ अरेबियन पेनिसुला से जो है कनेक्शन है, ट्रेड रूट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। केमिकल एनालिसिस से पता चलता है, और ये जो बर्तन है दिस इज अ ओमानी जार, और इस जार से हमें पता चलता है कि इंडिया एंड ओमान के कनेक्शन, ठीक है। और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेसल्स, ये हमें मिलता है जार कोडेड जो हमें मिला है ओमानी साइट से। इसके साथ साथ हमें देखने को मिला है कि ये इसमें क्या ले गया होगा हमें ये नहीं पता, बट हमें मिला है जो हमें इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है दैट मेसोपोटामियन टेक्स्ट में, ठीक है, मेसोपोटामियन टेक्स्ट में 3rd मिलेनियम BC के एक रेफरेंस है जिसमें कॉपर का बताया गया, कॉपर कमिंग फ्रॉम रीजन कॉल मगन, ठीक है। मगन, मगन एक्चुअली में किसका नाम है, मगन इज़ द नेम ऑफ ओमान, ठीक है, मगन जो है ओमान का नेम है, और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमें अगली चीज़ जो देखने को मिलती है दैट इज़ मेसोपोटामियन टेक्स्ट में इंडिया का भी जिक्र है, और इंडिया को ये लोग बोलते हैं मेलुहा, ठीक है। तो ये एक सील है, ठीक है, दिस इज़ द सील, और ये सील है, ये सिलेंड्रिकल सील है, दिस इज सिलेंड्रिकल सील, और ये हमें मेसोपोटामिया से मिला है, और इसमें भी हमें एनिमल मोटिफ मिले हैं, ठीक है। और इसी सील में कहीं पर, ठीक है, जो है ये जो सील है, ये सील हमें कहीं ना कहीं काफ़ी कनेक्ट करता है, और ये सील इंडस वैली और मेसोपोटामिया के ट्रेड कनेक्शन के बारे में बात बताता है। मेसोपोटामियन साइट से हमें निकेल के ट्रेसेस मिलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो है हड़प्पन सील का होता था,
ठीक है। एक्सचेंज ये लोग किसके साथ करते थे? एक्सचेंज बाय वीट एंड सील, ठीक है। और मेसोपोटामियन टेक्स्ट में बताया जाता है कि कॉन्टैक्ट विद रीजन्स, यानी कि मेसोपोटामिया का जो ट्रेड है वो किन किन कॉन्टैक्ट्स के साथ होता है। दिलमुन, दिलमुन जो है बहरीन का नाम है, मगन जो है वो ओमान का नाम है मैंने बताया, और मेलुहा प्रोबेबली ये इंडस वैली या इंडियन सब कॉन्टिनेंट को उन्होंने बोला होगा। सो दे कॉल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज अ मेलुआ और सॉरी एज अ मेलुआ, यस राइट। तो मेलुआ इन्होंने बोला है। इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कार्लेनियन हो गया, लेपिस लजूली हो गया, कॉपर है, गोल्ड है, ठीक है। ये सारी के सारे जो चीज़ें हैं मेसोपोटामियन मिथ के हिसाब से मेलुआ के साथ ट्रेड होता था। इसमें एक सी फेयर्स का एक इनके माइथोलॉजिकल वर्ड की बात है, अजा वर्ड मे इट्स कॉल बी हर्ट ट रॉयल पैलेस। तो ये मतलब कनेक्टिविटी है, कनेक्शन विद मेसोपोटामिया का स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है बहरीन के साथ हमारा कनेक्शन था। मेसोपोटामिया के साथ जो हमारा कनेक्टिविटी है वो सी रूट के थ्रू है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और मेसोपोटामियन टेक्स्ट रिफर्स मेलुहा एज अ लैंड ऑफ सी फेरर्स, ठीक है। सी फेरर्स का लैंड है, ठीक है। सी फेरर्स का मतलब क्या, कौन होते हैं? समुद्री यात्री, ठीक है। समुद्री यात्री यानी कि जो हड़प्पन लोग हैं प्रोबेबली उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। फॉर इंडस वैली पीपल, ठीक है, इंडस वैली लोगों के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। ये एक आपके सामने सील है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये हमें सील मिलता है राउंड पर्शियन गल्फ से, और ये हड़प्पन मोटिव्स का बताता है। और दिलमुन के एरिया में इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट सोर्स का काम करते हैं क्योंकि हड़प्पन सील से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ये सील डिपिक्टिंग वोट, अब ये लोग सी रूट से ट्रेड करते होंगे, तो इसका हमें एग्जांपल मिला है। ये जो है आपका एक ये नाव का सा सिंबल बना है, ठीक है। इसमें हमें बोट दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इनके लिए जो ट्रेड का जो मेन रूट रहा होगा वो रहा होगा क्या, दैट इज़ द बोट और द बाय सी रूट। इसके बाद हम आगे आते हैं, आगे हमें देखने को मिलता है अब ये जो है ये है आपकी हड़प्पन स्क्रिप्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया था, इसको हम बोलते हैं इनिग्मैटिक। इनिग्मैटिक मतलब अजीब, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि भाई कहीं कोई ये मतलब बिच्छू जैसा बना है, कहीं ये सर्कल है, कहीं ये स्टैंड है, ठीक है, कहीं ये उल्टा दिल बना हुआ है, कहीं टर्टल्स है, कुछ भी है, मतलब सिंबल्स हैं ये जो है साइन बोर्ड फाउंड धोलावीरा। एक्चुअली ये साइन बोर्ड है एक तरीके का, अब इसका मीनिंग हमें नहीं पता, बट दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, ये इनकी स्क्रिप्ट है, ठीक है। अब सील्स की हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सील्स, स्क्रिप्ट ऑन वेट्स। सील्स का जो यूज़ है हमने बताया था, ये जो सील का एग्जाम्पल है जैसे सील, और सील यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंट कम्युनिकेशन, ठीक है। इसका जो मेन यूज होता था वो कम्युनिकेशन के लिए होता था, लॉन्ग डिस्टेंट कम्युनिकेशन। और इमेजिन अ बैग ऑफ गुड्स बीइंग सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मान लीजिए कि एक थैला भरा हुआ सामान एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जा रहा है, और एक ट्रेड है। अब इस ट्रेड की ऑथेंटिसिटी इस बात से प्रूव होती है कि उसका जो सील है वो सील अनब्रोकन है। अगर वो सील इंटैक्ट है या ब्रोकन है तो उसका मतलब ये है कि जो सामान है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, और वो सेंडर की तरफ से आते टाइम बीच में उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है, सिंपल सी बात। अब हम बात करते हैं, ये जो आपको सील्स पे ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है जिसको मैंने बताया था एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। हड़प्पन स्क्रिप्ट की खास बात मैंने बताई थी कि सबसे पहले कोई ना कोई एक जानवर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्कॉलर्स ने सजेस्ट करा है, एनिमल मोटिव कुछ ना कुछ मतलब बताता है, ठीक है। तो एनिमल मोटिव का मतलब यहाँ पर ये है कि ये पिक्टोग्राफिक मीनिंग को कंटेंट करते हैं, ठीक है। पिक्टोग्राफिक मीनिंग को कंटेंट करने का काम करते हैं। मोस्ट जो इंक्रिप्शंस है वो आपके शॉर्ट हैं,
है ना, वो आपके कैसे हैं, शॉर्ट है। लॉन्गेस्ट जो कंटेनिंग इंक्रिप्शन है उसमें 26 साइन है, और स्क्रिप्ट अभी भी अनडिसाइफर्ड है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अभी तक हमें 375 टू 400 के करीब साइंस हमें मिल चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो आपका राइटिंग है, मैंने बताया था ये राइट टू लेफ्ट है, और इसको हम बोलते हैं बोस्टोफिडॉन। ठीक है, बोस्टोफिडॉन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि ये जो आपका साइन है ये इम्पॉर्टेंट है। हमें कैसे पता चला कि राइट टू लेफ्ट है, क्योंकि लेफ्ट में आते आते स्पेस कम होने की वजह से ये लोग चिपका चिपका के लिखना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हम करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, तो मैंने लिखने को थोड़ा छोटा कर दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेस को मैनेज करने के लिए चिपका के लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे जगह भर गई, तो कुल मिलाकर मुझे यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो है यहाँ से लिखना शुरू करा होगा। सेम चीज़ हमें इनका देखने को मिलता है राइट से लेफ्ट की ओर। ठीक है, अब आगे बढ़ें। आगे हमें देखने को मिलता है कि राइटिंग का जो मेन पर्पज़ है वो आपका ट्रेड है। ठीक है, रिकॉर्ड है, और ट्रेड के रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें बहुत सारे जार्स पे लिखा हुआ मिलता है, ज्वेलरी, ये सारी जो राइटिंग्स है वो कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ बता सकती हैं, लेकिन इट इज़ टिल द टाइम इट इज़ अनडिसिफर्ड। तो उसको हम वेट कर रहे हैं कि कब ये डिसिफर हो, एंड हम और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे राज हड़प्पा के लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में खोल सकें। अगली जो चीज़ है वेट। वेट का यूज़ होता है मेज़र के लिए, मापतौल के लिए। अब ये लोग मैथमेटिक्स के बारे में जानते थे, इससे हमें पता चलता है कि दे वर वेरी मच अवेयर अबाउट मैथ एंड नंबर सिस्टम। अब इनका जो नंबर सिस्टम है थोड़ा अलग है, लेकिन काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, अब जिस चीज़ से ये लोग वेट बनाते थे, यानी कि नापतौल के लिए बांट वगैरह बनाते थे, वो पत्थर होता था स्पेशल, उसको हम बोलते चट। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये क्यूबिकल फॉर्म में होता था, और इसमें कोई मार्किंग वगैरह नहीं होती थी, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक वेट है, और वो स्पेसिफिक वेट जो है हमें बताता है कि वो जो आपका पर्टिकुलर जो वेट है वो कितना रहा होगा, कितने का रहा होगा। एक्चुअली में ये लोग डिनोमिनेशन के बारे में जानते थे, तो लोअर डिनोमिनेशन जो है इनका वो होता था बाइनरी फॉर्म में। तो बाइनरी फॉर्म मतलब जैसे 1 2 4 8 6 32, और हायर जो डिनोमिनेशन है, ठीक है, वो आपका होता है डेसिमल में, जिसमें 160 200 320 640 ऐसे हमें मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग वेट का यूज़ करते होंगे ज्वेलरी को मापने के लिए, तोलने के लिए। ठीक है, और साथ में ये जो इनका वेट सिस्टम है ये काफ़ी हमें पता है प्रिसाइज है, और साथ में ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इनकी नंबर सिस्टम के बारे में नॉलेज को हमारे सामने रखता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल अथॉरिटी के बारे में, जो हमारा मेन टॉपिक है इसका एक और। तो एंशिएंट अथॉरिटी, तो एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में आपके सामने एक पिक्चर है, ये है आपका प्रीस्ट किंग। इस पिक्चर को हम बोलते हैं प्रीस्ट किंग। अब प्रीस्ट किंग का मतलब क्या है, प्रीस्ट किंग हमने क्यों बोला है, इसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि एक्चुअली दिस इज़ द मैटर ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। अब आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्यों है, तो इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एंशिएंट अथॉरिटी, अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि हमें मोहनजोदाड़ो में या किसी भी हड़प्पन साइट में हमें जो चीज़ नहीं मिली वो पहले इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। पहले तो हमें यहाँ पे कोई पैलेसेस नहीं मिले हैं। दूसरा, नो साइन ऑफ रॉयल अथॉरिटी। ठीक है, तो रॉयल अथॉरिटी के हमें कोई साइन नहीं मिले हैं। इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि सोसाइटी के अंदर सोशल डिवीज़न भी है। ठीक है, तीसरा, हमें कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं मिला है। ठीक है, नो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। हाँ, क्या सोसाइटी में, अब हमारे सामने सवाल खड़ा होता है, क्या सोसाइटी के अंदर कोई राजा नहीं था, या स्टेट जैसी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती थी, या एक सवाल ये निकल के आता है कि यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम को कौन चलाते होंगे, कौन होल्ड करते होंगे। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स जो है हमें बताते हैं, सील्स हो गए, वेट्स हो गए, ब्रिक्स हो गए, ये सारी की सारी चीज़ हमें बताते हैं कि भाई सोसाइटी के अंदर
कोई, ठीक है। अब यहाँ पर कोई या तो सिंगल राजा रहा होगा, 3 थ्योरीज आती हैं, या तो सिंगल राजा रहा होगा, या एक से ज़्यादा राजा रहे होंगे, या कोई राजा नहीं रहा होगा। तो 3 थ्योरीज हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हम बात करते थे, रीजन फ्रॉम जम्मू गुजरात में, हमने एक चीज़ नोट करा कि सेटलमेंट जो है यहाँ पर स्पेसिफिक लोकेशन में सेट करे गए हैं, पहली चीज़। दूसरा, लेबर मोबिलाइज थे यहाँ पर, ठीक है। अब अगली जो चीज़ है कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है लेबर्स के द्वारा, बड़े बड़े मैसिव वॉल्स का, मैसिव प्लेटफॉर्म्स का। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि भाई ये जो बिल्डिंग बनाने का हुआ, या जो लेबर जो मोबिलाइज है, जो लेबर काम कर रही है, एक्चुअली में इसका जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में है, कौन करवा रहा है ये सारे के सारे काम। तो सवाल सबसे बड़ा हमारे सामने ये खड़ा होता है कि एक्चुअली में ये जो काम है ये सोसाइटी में कौन करवा रहा होगा, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो हमें मटेरियल मिले हैं, ठीक है, जिसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में हमें हल्का सा एग्जाम्पल मिलता है, लेकिन हम इन चीज़ों को लेके अभी श्योर नहीं है। अब यहाँ पे मेन चीज़ समझते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंशियंट थ्योरी में 3 डिस्कशंस आते हैं। पहला तो है सिंगल किंग का, ठीक है, मैंने बताया सिंगल किंग, ठीक है। दूसरा है आपका नो किंग, कोई भी राजा नहीं रहा होगा। तीसरा है आपका एक कॉमन, ठीक है, कॉमन रूल मेकिंग अप्रोच, मतलब एक से ज़्यादा राजा रहे होंगे या एक से ज़्यादा लीडर्स रहे होंगे, वो सब मिलके इसको चलाते होंगे। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें यहाँ पे इस डिस्कशन के बाद जो हमें श्योरली पता चलती है, पहली बात तो मैंने डिस्कस करा कि ये जो प्रीस्ट किंग है, प्रीस्ट किंग एक्चुअली में है क्या ये पंडित है, क्या ये राजा है। एक्चुअली हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जब कभी कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसको इंटरप्रेटेड करना कॉम्प्लेक्स है, तो उसको हम करते जनरलाइज विद सेम कल्चर। तो प्रीस्ट और किंग दोनों ही पर्सनालिटी हमें मेसोपोटामिया में मिलती है। तो इन्होंने क्या किया, इसको मेसोपोटामिया के साथ कनेक्ट करा या जनरलाइज करा। अब खास बात ये है कि हाँ, अब हमारा कंक्लूजन क्या है इस पूरी डिस्कशन का, कंक्लूजन ये है कि भाई सोसाइटी में, ठीक है, डिसीजन मेकिंग तो होती है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है, सोसाइटी के अंदर सोशल डिवीज़न है, सोशल डिवीज़न है, यानी कि कुछ लोग कमांड करते होंगे और कुछ लोग ओबे करते होंगे, ठीक है। और सोसाइटी के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वो कॉमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता होगा, ठीक है। तो क्योंकि अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि भाई हमें जो चीज़ नहीं मिले, देखो आप आर्कियोलॉजिस्ट ने किस चीज़ का सहारा लिया, जो चीज़ नहीं मिले। पहला तो हमें नो पैलेस, नो रॉयल अथॉरिटी, नो प्रीस्ट या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अब समझने वाली बात पता है क्या है, देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इन चीज़ों का ना मिलना इस बात का पक्का सबूत है कि भाई सोसाइटी के अंदर कोई रिलीजियस अथॉरिटी कंट्रोल करती होगी, बिल्कुल नहीं करती होगी। नो रॉयल पैलेस का मतलब कोई राजा, एम्पायर सिस्टम जैसा कुछ नहीं मिला। पैलेसेस नहीं मिले तो इसका मतलब ये है कि कोई राजा या एम्पायर सिस्टम हमें नहीं मिला। अगर हम नॉर्थ से लेके साउथ तक की लोकेशन देखें, जैसे कि हमने डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो एक्सटेंड है वो आपको कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है। हमने कहा था ये देखो, ये है आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये आपका वेस्ट, ये आपका ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ में जो लोकेशन है वो है आपकी मांडा, ठीक है। और मांडा जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। मांडा से ये जो आपका साउथ में, मतलब नॉट सो फार इन साउथ, इट इज़ इन महाराष्ट्र, ठीक है। द साउदर्न मोस्ट लोकेशन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इज़ इन महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की जो लोकेशन है दायमाबाद, ठीक है, हमने दायमाबाद की लोकेशन को भी देखा। इधर वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा सुरकांडेर जो पाकिस्तान में है। इधर हमने शौरतुगई भी देखी है, ठीक है, अफगानिस्तान में। तो
तो इन सब को देखने के बाद इधर ईस्ट में आप देखो आलमगीरपुर, ठीक है। तो इन सब को देखने के बाद हम बहुत क्लियर कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी, ठीक है, कोई भी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कोई भी हमें जो है यूनिफॉर्म, ठीक है, रॉयल और स्टेट अथॉरिटी हमें नहीं मिली है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे स्टेट नाम की बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती थी। यस, स्टेट नाम की बॉडी एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि स्टेट नाम की बॉडी एग्जिस्ट करती थी इसीलिए सोशल वेलफेयर वहाँ पर हमें दिखाई देता है। यस, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सोशल वेलफेयर है और स्टेट नाम की बॉडी है। हाँ, वो इनविजिबल है, इसको कोई पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जैसे कि मॉडर्न टाइम में गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है, पर है, दैट इज द बॉडी विच इज प्रेजेंट। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारे पास है, जो हमें समझना है, नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो आपके जो हमारे पास जो केस स्टडी है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज द केस स्टडी वी आर हैविंग अबाउट द डिक्लाइन थ्योरी, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंड की थ्योरी क्या क्या है। तो देखो, एंड की थ्योरी के एविडेंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एविडेंस की शुरुआत होती है, एंड की शुरुआत होती है 1800 BC के बाद। ऐसा क्यों हुआ, वाई, और हमें कैसे पता चलता है, हाउ। दो सवाल है हमारे पास, वाई एंड हाउ। पहले हाउ को डिस्कस करते हैं। हाउ के हिसाब से हमने देखा जो अर्बन साइट है, जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं, वो आपकी एक तो वैकेंट हो रही है, और इसके अंदर दो चीज़ हमने नोटिस करी, आर्कियोलॉजिस्ट ने। पहली चीज़ नोटिस करी, यहाँ पर जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं वो खाली हो रहे हैं, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी जो है वो चीप हो रही है। और तीसरी जो चीज़ है, जो विलेज या रूरल सिस्टम है वो दोबारा से हमें देखने को मिल रहा है, वो सेम वही जगह जहाँ पर अर्बन सेटलमेंट्स ग्रो कर रहे थे। और ऐसा कब से हो रहा है, 1800 BC से। एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी ने भी दे रखा है, हड़प्पन साइट दैट कंटिन्यूड टू बी ऑक्यूपाइड आफ्टर 1900 BC अपीयर्स टू हैव बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर, ठीक है। तो इसी को हम बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर। सबसे इंपॉर्टेंट, डिसअपीयरेंस ऑफ द डिस्टिंक्टिंग आर्टिफैक्ट। जो आर्टिफैक्ट्स अच्छा खासा था, डिस्ट्रिक्ट का आर्टिफैक्ट्स था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एब्सेंट हो रहा है और उसकी क्वालिटी गिर रही है। जिसमें हमने वेट्स, सील्स, स्पेशल बीड्स, राइटिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, ये सारा कम हो रहा है। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन धीरे धीरे खत्म होने लगा, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि बहुत बड़े लेवल पे फ्यूअर मटेरियल्स वर यूज टू मेक फार फ्यूअर थिंग्स। हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स भी धीरे धीरे डिटोराइट हो जाती हैं, यानी कि कमज़ोर पड़ जाती हैं, या ये कह लो कि उनकी क्वालिटी गिर जाती है। लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे कंटिन्यूड नहीं रहे, उनको बनाना बंद कर दिया गया। आर्टिफैक्ट सेटलमेंट्स ये बताते हैं कि दोबारा से जो रूरल वे है या जो गांव का कल्चर है वो दोबारा से आपका शुरू होता है, और दिस फेज इज नोन एज द सक्सेसर कल्चर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि चेंजेस क्या है, ये चेंजेस कैसे होते हैं। देखो, 3 थ्योरीज हैं डिक्लाइन की, इम्पॉर्टेंट है ना, हमें इस पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीके से समझना है। 1, 2 थ्योरी। पहली थ्योरी है, ठीक है, जिस थ्योरी को अगर आप एनसीईआरटी वाला पेज देखेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि 3 थ्योरीज है। एक थ्योरी है आपकी आर.ई.एम. व्हीलर की, आर.ई.एम. व्हीलर, जो कहते हैं आर्यन इन्वेजन या फॉरेन इन्वेजन पे बात करते हैं कि भाई बाहर से कुछ लोग आए थे, उन्होंने हम पे हमला करा, ठीक है। दूसरी जो थ्योरी है वो थ्योरी देते हैं आपके जे.एफ. डेल्स, ठीक है, जे.एफ. डेल्स, वो इस थ्योरी को चैलेंज करते हैं। और तीसरे हैं दयाराम साहनी, वो कहते हैं फ्लड आया था, फ्लड थ्योरी। 3 थ्योरी हो गई, ठीक है। तो ये सारा का सारा रिवर्स का सूखना, लैंड, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं हिस्टोरियंस, वो है आपकी दयाराम साहनी वाली थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज वाली थ्योरी। सरस्वती रिवर भी एक रिवर हुआ करती थी, हाँ,
वो रिवर कहीं ना कहीं ड्राई हो जाती है और उसके ट्रेसेस हमें आज भी मिलते हैं। लेकिन उसका ड्राई होना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ने हड़प्पा की सिविलाइजेशन में काफ़ी बड़े चेंजेस किए हैं। ठीक है, और यही एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस पूरी सिविलाइजेशन के डिसिप्लिन्स के लिए बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो सिटीज़ है डोमिनेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये वही सारी के सारी जो डिस्कशन है हमने जो की है वो ये है। तो कुल मिला के बात ये है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की 3 थ्योरीज हैं। आर.एम. व्हीलर कहते हैं कि भाई आर्यन इन्वेजन हुआ था। ठीक है, और ये जो आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने ये जो एनसीईआरटी ने आपको केस स्टडी दी रखी है, एविडेंस ऑफ इन्वेजन, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द, देखो सबसे पहले जॉन मार्शल ने बताया था डेडमैन ले के बारे में। तो ठीक है, डेडमैन ले जो है वो एक मोहनजोदारो में छोटी सी पतली सी गली है 3 से 6 फीट के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमें मिलते हैं एक थ्योरी मिलती है, इसी में हमें यहाँ पर डेडमैन ले में 16 स्केलेटन मिलते हैं। और इसी थ्योरी को, इसी चीज़ को आर.एम. व्हीलर ने अपने कंसिडरेशन में लिया, जो एएसआई के डायरेक्टर थे 1947 के टाइम पीरियड के आसपास। तो उन्होंने जो है बताया, उन्होंने ऋग्वेद के एग्जाम्पल को उठाया और ऋग्वेद में उन्होंने आर्यंस के बारे में पढ़ा कि आर्यंस जो हैं वो इंडिया में आते हैं और आर्यन यहाँ पे इन्वेजन करते हैं। और ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने जो सेटरल है और मोहनजोदारो के अंदर जो ग्रेव्स देखे तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़े लेवल पे मैथिकल जो है जिनोसाइड यहाँ पे प्रैक्टिस हुआ है, एक साथ बहुत सारे लोगों को मारा गया है। ठीक है, तो ऐसा जो है, ऐसा जो स्टेटमेंट है वो आर.एम. व्हीलर देते हैं। और उनकी जो बुक है एंशिएंट इंडिया 1947 एंड हड़प्पा 1946 के एविडेंसेस से, इन्हीं के एविडेंसेस को काउंटर करने का काम करते हैं जे.एफ. डेल्स। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। तो उन्होंने अपनी रिसर्च में ये कहा कि जब कभी, ठीक है, जब कभी ये जो जब कभी नीचे जब कभी खुदाई होती है ना, जैसे कि खुदाई होती है, अब ये मान के चलो खुदाई हो रही है, अब मिट्टी के लेयर्स हैं 1 2 3 4, तो सबसे जो ऊपर की लेयर है वो सबसे रीसेंट लेयर होगी। ठीक है, और सबसे जो नीचे की लेयर होगी वो सबसे ओल्ड लेयर होगी। अब उन्होंने क्या बताया कि सबसे ओल्ड लेयर में हमने ह्यूमन स्केलेटन मिले, फिर जानवरों के मिले, फिर इंसानों के मिले, फिर जानवरों के मिले। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मतलब ये जो सिमेट्रीज है, ये जो आपकी डेड बॉडीज़ हैं या स्केलेटन है, ये नॉट फॉर अ सिंगल टाइम, ये किसी एक टाइम के, ठीक है, नहीं है। तो इनको जो है इनको टाइम टू टाइम, ठीक है, और काफ़ी लंबे टाइम पीरियड में इनको लाकर यहाँ पे दफनाया गया है। तो ये थोड़ी जे.एफ. डेल्स से, जे.एफ. डेल्स जो है आर्यन इन्वेजन थ्योरी को जो है एक तरीके से बिल्कुल डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं। तो उन्होंने देखो ये वाली जो थ्योरी है इस पर काम करा कि देखो ये जो है ये हमें मिले हैं, ये जो मिट्टी के लेयर्स हैं ये कहीं ना कहीं हमें बताते हैं कि भाई जो स्केलेटन है वो एक टाइम के नहीं है। और फिर मैंने बताया तीसरी जो थ्योरी है वो दयाराम साहनी की थ्योरी है। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, उस पर ज़्यादातर हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं, और दैट इज़ द थ्योरी ऑफ फ्लड, और वी कैन कॉल इट क्लाइमेट चेंज थ्योरी। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज थ्योरी जो है वो इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। इसके बाद अगला जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की हमने जो बात करनी है वो है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी में आर्कियोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। आर्कियोलॉजिस्ट का काम है, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो खुदाई कर जो एग्जामिनेशन करके मटेरियल रिमेन्स को उनके डीएनए एनालिसिस के बेसिस पे, ठीक है, जेनेटिक एनालिसिस के बेसिस पे, और उस समाज की, उस सोसाइटी की और सोशल जो लेयर्स हैं उस टाइम पीरियड की, उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, इसकी डिस्कवरी जो है, सबसे पहले अगर हमने डिस्कस करा हो तो हम एक बार और बता देते हैं 1826 में, ठीक है, चार्ल्स मैसन, या उनका जो बदला हुआ नाम है पेन नेम जेम्स लुइस, और उनकी बुक में डिस्कशन है, तो उनकी बुक है जर्नी फ्रॉम बलूचिस्तान एंड पंजाब। उसमें उन्होंने बताया है, ठीक है, जर्नीज इन बलूचिस्तान, सिंध एंड पंजाब। फिर 1850s में वहाँ पर रेलवे का काम हो रहा था, रेल रोड क्रू, उनको कुछ ईंटें मिली जो थोड़ी सी अलग थी, ब्रिक्स, ठीक है, जिनको बाय मिस्टेक उन्होंने रेलवे ट्रैक में बिछा दिया था।
फिर है 1861 ASI की फाउंडिंग होती है, और फर्स्ट DG आते हैं अलेक्जेंडर कनिंगम। फिर 1862 में आते हैं। फिर 1875 में उनके पास कुछ इंडस वैली के मटेरियल रिमेन्स आते हैं, जिसको वो मिस इंटरप्रेटेड कर जाते हैं, नहीं समझ पाते क्योंकि उनकी अप्रोच गलत थी। ही कुड नॉट अंडरस्टूड एंड मिस इंटरप्रेटेड। इसके साथ साथ हमने ये जो सील है, कनिंगम के पास ये वाली सील लाई गई थी, ठीक है, और इस सील पर इंडस वैली की काफ़ी अच्छी रिसर्च हो सकती थी 1875 से, बट समहाउ अलेक्जेंडर कनिंगम की एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, और इसी मिस्टेक को हम क्या बोलते हैं, कनिंगम्स कन्फ्यूज़न। ठीक है, दिस इज़ द थ्योरी वी आर हैविंग, सेम थ्योरी है। ठीक है, ये जो कनिंगम की जो थ्योरी है, उनका जो इंटरेस्ट था वो अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड पे था। वो जिस सोर्स का यूज़ कर रहे थे वो सोर्स था आपका बुद्धिस्ट, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो चाइनीज़ ट्रैवलर्स का था। उनको लगता था कि उससे पुराना कुछ नहीं हो सकता, तो वो बायस हो गए। ठीक है, देखो रिसर्च में क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट को अगर सही सोसाइटी सही इन्फॉर्मेशन तक पहुंचनी है ना, तो उनको बायसनेस से बचना होगा। तो कनिंगम यहाँ पे बायस हो जाते हैं और वो इसके बारे में मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कनिंगम्स कन्फ्यूज़न। ठीक है, हड़प्पा के बारे में वो नहीं सोच पाए कि ये जो सिविलाइजेशन है वो कितनी पुरानी हो सकती है। ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड टू नो। तो हड़प्पन सील्स को वो और थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते, थोड़ा सा और अच्छे से काम करते। ठीक है, तो बट ही मिस इंटरप्रिटेटेड समहाउ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और दैट वी नीड टू नो, दैट इज़ द थिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरप्रिटेशन। देखो हिस्ट्री में और आर्कियोलॉजी में इंटरप्रिटेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन से हम राइट अप्रोच तक पहुंच पाते हैं, और दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम अलेक्जेंडर कनिंगहम्स मिस्टेक एंड, और यही चीज़ आगे जाके सही से प्रैक्टिस करी किसने, जॉन मार्शल ने। ठीक है, दिस इज़ द थिंग। अब हम बात करते हैं किसी भी साइट के इंटरप्रिटेशन के लिए जो उसकी खुदाई है और उसके इंटरप्रिटेशन का क्या रोल है। जो जैसे कि हमने डिस्कस करा, दयाराम साहनी का बहुत बड़ा रोल है हड़प्पा के खोज में, और रखालदास एनर्जी का रोल है मोहनजोदाड़ो की खोज में। अब जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक ASI के डायरेक्टर रहे हैं। ठीक है, DG रहे हैं। अब तो जॉन मार्शल वॉज द DG फ्रॉम 1902 टू 1928, जैसे मैंने बताया। और जॉन मार्शल को हम फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और अगर पूछा जाए तो फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट कौन है, तो वो कनिंगम ही है। ठीक है, तो REM व्हीलर आते हैं जॉन मार्शल के बाद 1944, और इन्होंने क्या किया, एक्चुअली ये मिलिट्री के ब्रिगेडियर थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है जैसे कि ये जॉन मार्शल की जो टेक्निक है, उस टेक्निक को थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई करा। तो जैसे कि मैंने बताया, SN रॉय की जो बुक है उसमें जॉन मार्शल की तारीफ़ है। वो कहते हैं कि जॉन मार्शल इंडिया को 2000 साल पीछे ले जाते हैं, और ये जॉन मार्शल की बहुत बड़ी तारीफ़ है स्पेशली, और वो डिज़र्व भी करते हैं क्योंकि उनका काम करने का स्टाइल कुछ इसी तरीके का था, और बहुत अच्छा काम करा हुआ है उन्होंने। ठीक है, ही इज़ द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट। अब मार्शल ने जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है, 3000 ईयर्स बैक ले गए हैं वो, सॉरी 2 नहीं 3000 साल पुराना।
ठीक है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं, नेक्स्ट जो है हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट। उन्होंने एग्जामिनेशन की जो टेक्निक है, जॉन मार्शल एज अ डीजी, उन्होंने इंडियन आर्कियोलॉजी में काफ़ी सारे चेंज करे। ठीक है। उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंसेस थे ग्रीस और रोमन एम्पायर की जो रिसर्च है, जो थीसिस है, उस रीडिंग, उस नॉलेज को वो यहाँ पर लेके आते हैं। मार्शल ने एग्जावेशन की जो टेक्निक है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल वे में रखी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे में डिगिंग को रखा उन्होंने, ऐसे ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पर जो है उनका ये था, पर उनके में एक कमी थी, उन्होंने स्ट्रेटिग्राफी को मतलब एक तरीके से इग्नोर कर दिया। हॉरिजॉन्टल जो आपका खुदाई होती है, उसमें क्या होता है, उसमें अगर स्ट्रेटिग्राफी अगर इस लेयर की है तो वो डैमेज हो सकती है। तो अब जैसे ही ये खुदाई का काम आगे आर.एम. व्हीलर लेंगे अपने पास, तो आर.एम. व्हीलर के बारे में मैं बता दूं, आर.एम. व्हीलर मिलिट्रीज़ के ब्रिगेडियर हैं। उन्होंने वही मिलिट्री की प्रिसीजन, वही मिलिट्री की जो अच्छी प्रैक्टिसेस है, उसको वो क्या करते हैं, उसको वो यहाँ पर लेकर आते हैं। ठीक है। तो व्हीलर ने एक नया अप्रोच करा। व्हीलर ने कहा कि भाई मैं जो है, ठीक है, मैं जो है डिगिंग की टेक्निक सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली में बिलीव नहीं करता, मैं वर्टिकल जो है आपकी उसमें बिलीव करता हूँ। ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल वाली है, ये वाली। ठीक है। मैं इसमें बिलीव नहीं करता, मैं मानता हूँ कि वर्टिकल में भी जो है डिगिंग होनी चाहिए, ताकि स्ट्रेटिग्राफी जो है वो बच सके। ठीक है। स्ट्रेटिग्राफी जो है बच सके। स्ट्रेटिग्राफी का मतलब ये होता है कि मिट्टी की लेयर, ठीक है, मिट्टी की जो लेयर है, उस लेयर को समझना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की जो लेयर होती है, ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, सबसे जो ऊपर की लेयर होती है वो रीसेंट होती है। ठीक है। और सबसे जो नीचे की लेयर होती है वो आपकी सबसे ओल्ड होती है। तो इस लेयर को, इस स्ट्रेटिग्राफी के बेस पे हम काफ़ी अच्छा खासा एनालिसिस कर पाते हैं कि हाँ, ये जो रिमेन्स हैं कितने पुराने रहे होंगे, उनकी क्या कितनी इंपॉर्टेंस रही होगी। तो इसीलिए स्ट्रेटिग्राफी का जो है बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बहुत बड़े लेवल पे जो है आर.एम. व्हीलर की जो टेक्निक है, ये प्रिसीशन वाली टेक्निक है। ठीक है। तो इन्होंने इन साइट्स पर काफ़ी काम करा, जैसे कच्छ की साइट हो गई, ठीक है, हरियाणा की साइट है, पंजाब की साइट है, ये सारी जो साइट है, ये सारी की सारी साइट पर जो है जो टेक्निक है वर्टिकल वाली, वो टेक्निक का यूज़ इन्होंने करा, ताकि स्ट्रेटिग्राफी अच्छे से सुरक्षित रहे। इसके साथ साथ कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो ये फिगर है, ये सारे के सारे जो स्ट्रेटिग्राफी इंपॉर्टेंट है, 1980s के बाद बहुत सारे जो नए डिस्कशन है उसमें निकल कर आते हैं कि हाँ, ये बात सही है कि मोहनजोदारो के अंदर भी अगर हम इन टेक्निक्स का यूज़ करते तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारे और ट्रेसेस या एनिमल रिमेन्स को निकाल पाते। लेकिन क्योंकि टेक्निक हमारे पास नहीं थी, हमने सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल पे फोकस करा, इसीलिए बहुत सारे स्ट्रेटिग्राफी शायद ख़राब रही होगी। तो इन फ्यूचर जब भी हम कभी किसी भी साइड की खुदाई करें तो कोशिश करें कि हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल खुदाई भी हम करें, ताकि स्ट्रेटिग्राफी सुरक्षित रहे और वो अच्छी तरीके से मैनेज हो सके। अब एज एन आर्कियोलॉजिस्ट प्रॉब्लम क्या आती है, हड़प्पन स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये अनडिसाइफर्ड है। ठीक है। हड़प्पन स्क्रिप्ट को अगर हम पढ़ पाते तो हम दोबारा से सोसाइटी को, उस समाज को रिकन्स्ट्रक्ट कर पाते। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, हमें सोसाइटी के अंदर जो वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स है वो हमें मिलते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें कि वुड हो गया, ठीक है, टेक्सटाइल हो गई, ये समय के साथ डिके हो जाते हैं और हमें कई बार सही तरीके से इनके बारे में पता भी नहीं चलता। अगर इनके बारे में पता कर पाते तो कई बार हम और भी बहुत सारी चीज़ों को क्लासीफाई कर पाते। अब आर्टिफैक्ट्स क्लासीफाई करने के बाद जो हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्कियोलॉजी के सामने जो प्रॉब्लम आती है वो ये है, क्लासिफिकेशन इज अ टर्म्स ऑफ मटेरियल। ठीक है। क्या क्लासिफिकेशन टर्म्स ऑफ मटेरियल के बेस पे होना चाहिए? ठीक है। जैसे कि क्ले हो गया, मेटल हो गया, बोन्स हो गए, या अब क्लासिफिकेशन के दो तरीके हो गए। एक तो या तो हमने मेटल के बेस पे कर लिया, ठीक है, या फिर हमने फंक्शन के बेस पे कर लिया। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है, अब किसके बेस पे करा जाए ये भी इम्पॉर्टेंट है। और आर्टिफिकेट्स क्या टूल है, ऑर्नामेंट है, या इनका कोई रिचुअल यूज़ है? मतलब मेटल का मतलब क्या है कि ये क्या टूल है, ऑर्नामेंट है, ज्वेलरी है, क्या है, या इनका
क्या पर्पस रहा होगा, इनका पर्पस क्या रहा होगा। तो ये क्लासिफिकेशन का जो मतलब है वो समझ में आता है। अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी फंक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए क्या करते हैं। अब दिक्कत क्या, अब हिस्टोरियंस क्या करते हैं, हिस्टोरियंस इन चीज़ों को समझने के लिए चाहे वो फंक्शन के बेस पे हो, ठीक है, और चाहे वो क्लासिफिकेशन मेटल के बेस पे हो, तो अब हिस्टोरियंस क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इनको क्लियर करने के लिए, इनको समझने के लिए वो रिजेंबल कर देते हैं, रिजेंबलिंग विद द प्रेजेंट, रिजेंबल विद द प्रेजेंट। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो कि मान के चलो कि कोई ज्वेलरी हमें मिली है। अब ज्वेलरी जो है करंट सिनारियो में, प्रेजेंट में उसका क्या यूज़ है, प्रेजेंट में हम इसको किस तरीके से पहनते हैं, क्या ये डेली लाइफ की चीज़ है या एक लग्जरी आइटम है। तो उस तरीके से रिजेंबल करके समझने की कोशिश करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, इसको पहचानने की कोशिश करते हैं, क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आर्टिफैक्ट से जो इन्वेस्टिगेशन है और इसके टेक्निक से जो इन्वेस्टिगेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, वो समझ में आता है, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे क्लॉथिंग है ना, वुडन चीज़ है, वो हमें आज भी नहीं मिलते हैं, तो कई बार ये क्लासिफिकेशन इन सब चीज़ों से काफ़ी ईजी हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रिजेंबल के करने के लिए हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं। रिजेंबल या तो हम प्रेजेंट से कर देंगे या कॉमन जो उस टाइम की सिविलाइजेशन थी, जैसे कि मैंने कहा कि मेसोपोटामिया से कर देंगे, ताकि हमें वो चीज़ें रिलेट करके हम समझ सकें, क्योंकि इंटरप्रिटेशन में कई सारी दिक्कतें आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, उसको हमें ओवरकम करना होता है, उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंटरप्रिटेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने बताया था कि आर्कियोलॉजी के जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो जो है कहीं ना कहीं रिलीजियस लेवल पे भी कई बार हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कई बार बहुत सारी चीज़ें अनफेमिलियर होती है। अब किसी चीज़ का रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, ठीक है, अब रिलीजियस सिग्निफिकेंस को हमें कैसे क्लियर करना है हमें वो भी देखना होता है। अब जैसे कि ये वाली पिक्चर है टेराकोटा, इसमें ये जो टेराकोटा फीमेल फिगर है जो ज्वेलरी पहने हुए हैं। अब ये ज्वेलरी को हमने अगर रिलीजन के साथ कन्वर्ट करा या कनेक्ट करा तो हमें देखने को मिलता है कि ज्वेलरी सम विद एलाबोरेट हेड ड्रेसेस, तो इसका मतलब ये है कि ये गॉडेस रही होंगी। अब गॉडेस रही है तो इसका मतलब ये है कि क्या उस सोसाइटी में फीमेल को ज़्यादा अथॉरिटी मिलती थी। अब ये एक सवाल खड़ा होता है। ऐसे ही हमने प्रीस्ट किंग का एग्जांपल देखा। प्रीस्ट किंग को जब हम देखते हैं, अब प्रीस्ट को क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं तो हमें ऐसा कोई भी हमें एग्जांपल नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं, हम उस प्रीस्ट किंग को मेसोपोटामिया के साथ रिजेंबल कर देते हैं। अगला जो एग्जांपल है वो है आपका ग्रेट बाथ का या फाइल अल्टर का। ये सारे के सारे जो एविडेंसेस हैं ये कहीं ना कहीं हम रिलीजन के साथ कनेक्ट करना जो है हम इसको सही समझते हैं, क्योंकि कई बार हमें इनके बारे में अर्लियर ट्रेसेस हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है। प्लांट मोटिव्स हो गया। अब जैसे कि ये है आपका एक ये वाला जो आपका सील है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोशिवा। अब प्रोटोशिवा हमें कहीं पे हमने नहीं पढ़ा है, कहीं पे हमें नहीं दिखता है कि हड़प्पन लोग शिव की पूजा करते हैं, लेकिन हमें दो चीज़ देखा है। एक तो वो नेचर की पूजा करते हैं, ठीक है, प्लांट नेचर वर्शिप के हमें एग्जाम्पल मिले हैं। और दूसरी जो ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर हमें देखने को मिलता है इसके आसपास बहुत सारे जानवर हैं। तो ये जो जानवर हैं इसको हम बोलते हैं पशुपति। अब पशुपति के बारे में जो जिक्र है वो ऋग्वेदा में है। कहाँ पर? ऋग्वेदा में है। भगवान शिव के बारे में जो जिक्र है उनको पशुपति बोला जाता है। तो हमने क्या किया, हमने इसको अगेन रिजेंबल करा, रिजेंबल विद वैदिक सोसाइटी या वैदिक हिस्ट्री, ठीक है। तो ऐसे करके इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रोटोशिवा की हमने डिस्कशन करा, ठीक है, क्योंकि ऋग्वेदा के बारे में जो डिस्कशन है वो आपका 1500 BC से 1000 BC के बीच में है ना। पर इतना कंफर्म है कि जो हड़प्पन लोग थे वो जो है शमन हुआ करते थे। शमन जो है एक तरीके से हमने यहाँ पर डिस्कस करा शमन की पूजा, जो घूम घूम कर उपदेश देने वाले हैं, शमनाज, इनके बारे में है। फिर रुद्र के बारे में हमने डिस्कशन करा कि देखो रुद्र के बारे में जो डिस्कशन है वो ऋग्वेदा में मिलता है। अब इस पूरे सील को देखकर हमने जो हमारे लिए सबसे जो इजी और सबसे ऑथेंटिक जो हमारे पास रिजेंबलिंग हो सकती थी वो ऋग्वेदा हो सकता था, क्योंकि चारों के चारों यहाँ पर जानवर दिखाई देते हैं और ऋग्वेदा में भगवान शिव को ही पशुपति कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे हमने यहाँ पर रिजेंबल करने की कोशिश करी, क्योंकि कई बार इंटरप्रिटेशन को
जब हमारे पास इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम पे हमारे पास एक ही सॉल्यूशन मिलता है कि भाई उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करो, रियल सोसाइटी से करो या करंट की सोसाइटी से करो या उस टाइम की या उसके आसपास की कोई सोसाइटी उससे करो, ठीक है। तो हिस्टोरियन या तो रिलीजियस एंगल अगर होगा तो उसको ऋग्वेदा के साथ कनेक्ट करेंगे, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो नॉन रिलीजियस है तो उसको मेसोपोटामिया के साथ या प्रेजेंट डे के साथ कनेक्ट करके उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम सही कंक्लूजन तक पहुंच सकें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये जो आपके सामने आप देख सकते हो कि ये लोग जो है कुछ गेम्स वगैरह भी खेलते हैं। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये टेराकोटा जो है आपका, ठीक है, ये टेराकोटा कार्ट है, टेराकोटा कार्ट है, ये हमें देखने को मिलता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये लोग टेराकोटा का यूज़ करते हैं। टेराकोटा का मतलब होता है पकी हुई मिट्टी, ठीक है, पकी मिट्टी के ये खिलौने वगैरह यूज़ करते थे, ये हमें मिलता है। इसके अलावा हमने मातृ देवी की पूजा करनी देखी, नेचर की वर्शिप हमने देखा, ठीक है, प्लांट हमने ओपन वर्शिप के एग्जांपल देखे। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हमें हेल्प करती हैं, ठीक है। ये आपका जेम्स मैन, अब देखो अब इसको हम शतरंज का गेम समझें या हम इसको लिंगा समझें। तो लिंगा का मतलब जिसकी शिवलिंग की पूजा। अब इसके लिए हिस्टोरियंस के पास प्रॉब्लम्स आती है, आर्कियोलॉजिस्ट के पास इंटरप्रेट करने में इसकी दिक्कत आती है। तो हम क्या करेंगे इसको समझने के लिए, हम इसको रिजेंबल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, हम रिजेंबल क्या करेंगे कि भाई अगर ये गेम है तो भाई ये पासा का गेम है जो वैदिक टाइम में हमें देखने को मिलता है, और अगर हम इसको लिंगास में करेंगे तो भी ऋग्वेद का एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम भगवान शिव की लिंगा पूजा के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि नेचर वर्शिप में लिंगा पूजा पॉसिबल है, क्योंकि जो शिवलिंग की आपने देखा होगा ज़्यादातर जो शिवलिंग है उसको कहीं पे भी स्थापित कर सकते हैं, पेड़ के नीचे, आसमान के नीचे। तो और दूसरी चीज़ जो हमें पता चलती है वो हड़प्पा की कोई मंदिर वगैरह नहीं मिले, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं मिले हैं। तो नेचर वर्शिप तो कन्फर्म है, लेकिन ये जो आपकी फिगर्स हैं ये कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि वो लोग लिंगा पूजा या जो है भगवान शिव की पूजा करते होंगे, और इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को प्रोटो शिवा से जोड़ दिया। अब प्रोटो शिवा को जोड़ने का पीछे उनका ये भी था कि भाई शिवा बोलेंगे तो भाई डिस्कशन डिबेट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कहाँ हम एविडेंसेस ढूंढते फिरेंगे, क्योंकि लिखा हुआ हमें कुछ नहीं मिला। हाँ, अगर हम उनके सील्स को पढ़ पाते तो थोड़ा और क्लियर हो जाता कि एक्चुअली में वो किस पर्टिकुलर भगवान में या किस पर्टिकुलर बिलीफ में उनकी जो है श्रद्धा रही होगी। पर ठीक है, हमने इसको रिजेंबल कर दिया क्योंकि आर्कियोलॉजी में रिजेंबल इज़ द राइट थिंग, और रिजेंबल ज़रूरी है क्योंकि रिजेंबल से हम बहुत सारी चीज़ों को एक तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। तो रिजेंबल इज़ द राइट अप्रोच व्हेन वी आर टॉकिंग और व्हेन वी आर इंटरप्रिटेटिंग एनी पास्ट। तो देखो ये है आपका लास्ट, ठीक है, ये है आपका लास्ट जो है एक टाइमलाइन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने बता दिया था कि जो इंडस वैली का जो टाइम पीरियड है वो आपका कहाँ से बिलोंग करता है, वो आपका बिलोंग करता है कैलकोलिथिक एज से, और ये है नियोलिथिक एज का पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये है, द क्वेश्चन यू आर हैविंग दैट इज सपोज अगर हम हड़प्पा की स्क्रिप्ट को, ठीक है, वही जो हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है, वी कुड डिसाइफर द स्क्रिप्ट, अगर हम उसकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर्ड कर पाएँ तो सोशल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे हमें क्या नए फाइंडिंग्स मिल सकती हैं, ठीक है। टिल देन गॉड ब्लेस यू, है ना। अपनी तैयारी करते रहो, कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। और ये भी बताना कि ये जो लेक्चर है आपको कितना फ्रूटफुल लगा, कितना समझ में आया। कहीं कोई सजेशन हो तो वो बिल्कुल दे देना, दैट इज़ वेरी एक्सेप्टेबल, ठीक है। मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके लिए जो बेस्ट कंटेंट है, जो बेस्ट डिस्कशन है वो लेके आ सकूँ। आफ्टर ऑल हिस्ट्री हमें ऐसे पढ़नी है ताकि हम ना सिर्फ अच्छा स्कोर कर पाएँ बल्कि बेटर सोशल बिल्डिंग में हम पार्टिसिपेट कर सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।